चाइल्ड बर्थ यानी कि संतान, संतान हम कौन से घर से देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में? 5th हाउस से देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं चाइल्ड बर्थ की। अभी ये क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी है, हम क्या करेंगे? 5th कस्पल सबलॉर्ड की स्टडी करेंगे। 5th कस्पल सबलॉर्ड की स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड बर्थ, क्योंकि 5th हाउस में बहुत सारी चीजें होती है जो हम देखते हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो किसकी करेंगे? चाइल्ड बर्थ की बात करेंगे। तो 5th कस्पल सबलॉर्ड का डिटेल एनालिसिस फॉर चाइल्ड बर्थ। अब चाइल्ड बर्थ के केस में सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखना है कि जब भी हमारे पास कोई क्वेरी आती है तो सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड की कुंडली देख के हमें ये चीज को डिसाइड नहीं करना है कि चाइल्ड बर्थ होगा या नहीं होगा, सामने वाले व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी या नहीं होगी। चाइल्ड बर्थ के लिए हमें सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट मदर की कुंडली को स्टडी करना, मदर की कुंडली में 5th कस्पल सबलॉर्ड को स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो फीमेल है, वो स्त्री है जो संतान, जो बच्चा डिलीवर करती है, मेल को डिलीवर नहीं करना होता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब जजमेंट लेते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें किसकी कुंडली को स्टडी करना है? 5th कस्पल सबलॉर्ड को, फीमेल की यानी कि वाइफ की कुंडली को स्टडी करना है। जो होने वाली मदर है उसकी कुंडली के 5th कस्पल सबलॉर्ड को स्टडी करना है। खाली उसका देख के भी नहीं कर सकते हैं, हस्बैंड की कुंडली को भी डेफिनेटली देखना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में से एक की नौबत आ जाए तो मदर की कुंडली को पहले स्टडी करना है, और हो सके तो दोनों को स्टडी करना है, और हम फिर कंप्लीट जजमेंट ले सकते हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट कि कभी कभी हमारे पास जब कोई आता है तो वो हमें कहता है कि पहले हमने एक बार दो बार ट्राई किया था, लेकिन वो टाइम पे मिस कैरेज हो गया, या एक बार हमने अबॉर्शन करवा लिया था, ऐसा कुछ आता है। तो ये चीज खास ध्यान में रखनी है कि जब भी मिस कैरेज होता है या अबॉर्शन होता है उसको हम चाइल्ड बर्थ नहीं गिनते। क्यों नहीं गिनते हैं? बच्चा जब माँ के पेट में होता है, सिजेरियन करके या फिर नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जब बच्चा बाहर आता है तो डॉक्टर क्या करता है? बच्चे को हाथ में लेके उसके साथ में जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड जिसको हम नाड़ी बोलते हैं गुजराती में, नली बोलते हैं हिंदी में, वो जो कनेक्टेड होती है वो माता के पेट के साथ में कनेक्टेड होती है। तो डॉक्टर क्या करता है? वो कट करता है। जब वो कट करता है तो बच्चा सबसे पहला अपना इंडिपेंडेंट यानी अपने खुद के बेसिस के ऊपर अपनी पहली सांस लेता है। जब तक माता के गर्भ के अंदर है वो बच्चा माता की हेल्प से सांस लेता है और वो कॉर्ड उसको सांस लेने में हेल्प करती है, लेकिन बाहर आने के बाद डॉक्टर जैसे ही वो कॉर्ड को कट करता है तब बच्चा सबसे पहला अपना इंडिविजुअल पहला सांस लेना शुरू करता है। अब मिस कैरेज है तो ये चीज का कोई सवाल ही नहीं है, और अगर अबॉर्शन है तो भी ये कोई चीज का सवाल नहीं है। इसके लिए मिस कैरेज या अबॉर्शन के केस में हम उसको पहली संतान या फर्स्ट चाइल्ड नहीं गिनेंगे। उतना डेफिनेटली देखेंगे कि हाँ मिस कैरेज हुआ है या अबॉर्शन हुआ है तो वो टाइम पे वो योग था क्या कुंडली में, वो हम डेफिनेटली देखेंगे, बट दैट डजंट मीन कि उसको हम पहली संतान काउंट करेंगे। वो संतान काउंट नहीं होगी। बहुत बार ऐसा होता है फर्स्ट डिलीवरी बराबर है नॉर्मल हो गई, सेकेंड में मिस कैरेज या अबॉर्शन हुआ और उसके बाद में वापस एक बच्चा या बच्ची हुई, तो हम क्या गिनेंगे? ये पहला और ये दूसरा। ऐसा नहीं कि ये पहला फिर मिस कैरेज वाला एक और उसको काउंट कर लो और फिर इसको काउंट करो, ऐसा नहीं होगा। अगर बीच में मिस कैरेज है तो वो काउंट नहीं करेंगे, पहला और तीसरा ही काउंट करेंगे, लेकिन वो गिनेंगे क्या? फर्स्ट और सेकेंड। ये चीज क्लियर हो गई, इसमें भी कोई डाउट रखना नहीं है। और बहुत बार हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम आता है वो यहीं पर आता है। अभी डॉक्टर जब वो नाली जो कट करता है, लगभग 99% डॉक्टर वो टाइम पे एग्जैक्ट घड़ी देखते नहीं है। 99% डॉक्टर को भी ये पता नहीं होता है कि बच्चे का एक्चुअल जन्म टाइम कौन सा गिना जाता है। ये जो मैंने आपको बताया शायद आपको भी आज पहली बार समझ में आया होगा, लेकिन डॉक्टर को या आम तौर पे लोगों को ये चीज पता नहीं होती है। जनरली डॉक्टर क्या करते हैं? ये सारा प्रोसीजर डिलीवरी का कंप्लीट करने के बाद अंदाज से देख लेते हैं, हाँ ये सारी चीजों में 15-20 मिनट हुआ है और अभी समझो 12:30 हुआ है तो लिख दो 12:15 को जन्म हुआ है, ऐसा करके अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं। एग्जैक्ट वो कट किया वो टाइम पे कितना समय था, क्या टाइम हुआ था, वो एग्जैक्ट कोई देखता नहीं है, और उसी वजह से फिर क्या होता है? बर्थ टाइम में गड़बड़ होती है।
काफी टाइम होता है कि कोई डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो घड़ी है वो 5 मिनट 10 मिनट आगे होती है, डॉक्टर की खुद की घड़ी 5 मिनट 10 मिनट आगे होती है, और यही सिर्फ चीजों से क्या होता है, बर्थ टाइम में फर्क पड़ता है। इसके लिए हमें प्रॉपर रेक्टिफाई करके प्रॉपर बर्थ टाइम पकड़ के फिर आगे जाना होता है। और एक्चुअल टाइम कौन सा गिना जाता है, जिस टाइम पे वो कॉर्ड को कट करते हैं वो एक्चुअल टाइम गिना जाता है, क्योंकि वो समय पे बच्चा अपनी पहली सांस मदर की हेल्प के बिना इंडिविजुअली पहली इंडिपेंडेंट सांस लेता है। ये चीज हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। अब आते हैं हमारे सब कॉम्बिनेशन के ऊपर। इफ फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड और बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट, अगर 2, 5 और 11 दिखाता है, साथ ही साथ में जुपिटर, मून, वीनस के साथ कनेक्टेड होता है, तो ये क्या बताता है कि बच्चा प्रॉमिस है। फिर से एक बार हम कुंडली के 2 पार्ट को स्टडी करते हैं, स्टैटिक प्रॉमिस एंड डायनामिक प्रॉमिस। डायनामिक प्रॉमिस मतलब दशा, स्टैटिक प्रॉमिस मतलब कस्पल सबलॉर्ड की जो हम स्टडी करते हैं वो। व्यक्ति को भगवान ने कौन सी चीज का प्रॉमिस दिया है, कौन सी चीज ऊपर से लिखा के लेके आया है, वो हमें कस्पल सबलॉर्ड बताते हैं, और जो लिखा के आया है वो उसको कब मिलेगा वो हमें दशा बताती है। तो कोई भी कुंडली को स्टडी करते समय, किसी भी चीज को हमें एनालिसिस करना है, तो वो करते समय सबसे पहला स्टैटिक प्रॉमिस देखना जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं चाइल्ड बर्थ की, तो हमें अगर 5th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड का प्रॉमिस देखना है, सबसे पहले 5th CSL, कोई क्लाइंट आया, उसने ये सवाल पूछा भाई बच्चा कब होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5th कस्पल सबलॉर्ड को देखना है। अब ये 5th कस्पल सबलॉर्ड अगर जुपिटर है, मून है या फिर वीनस है, तो एक तो ये सारे बेनिफिक प्लैनेट है, तो चाइल्ड बर्थ के अंदर सपोर्ट करते हैं। और दूसरा, अगर हम घरों की बात करें तो 2nd हाउस, 5th हाउस एंड 11th हाउस। 2nd हाउस फैमिली को दिखाता है, 5th हाउस तो संतान का है ही है, संतान, और 11th हाउस जो है वो विश फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति का। तो 2, 5 एंड 11 का कॉम्बिनेशन हमें मिलना चाहिए, साथ में जुपिटर, मून या फिर वीनस मिले तो सबसे बेस्ट, तो आसानी से बच्चा प्राप्त होगा, इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल बेनिफिक है। अगर नेचुरल मेलेफिक हुए, और ये कॉम्बिनेशन है 2, 5, 11 का, नेचुरल मेलेफिक कौन से हो गए, शनि, राहु, केतु, मंगल, और माइल्ड मेलेफिक हो गया सूर्य। अगर नेचुरल मेलेफिक के साथ में 2, 5, 11 है तो भी संतान प्राप्ति तो होगी, लेकिन इसके कंपेयर में ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि ये बेनिफिक है, ये मेलेफिक है। अब सबसे पहले घरों की बात कर लेते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, फैमिली है, संतान है और विश फुलफिलमेंट का घर है। If 5th कस्पल सबलॉर्ड थ्रू इट्स नक्षत्र लॉर्ड और बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट, तो अभी चाइल्ड बर्थ का कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, 5th कस्पल सबलॉर्ड। मान लो फॉर एग्जांपल 5th कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है, उसका नक्षत्र लॉर्ड मून है, और जुपिटर के केस के अंदर यहां पर आ रहा है 1, 4, 9, 5, और यहां पर आ रहा है 5, 11 और 6 एग्जाम्पल, तो क्या हो गया, और 2, तो 2, 11 और 5, ये कॉम्बिनेशन मिल गया पूरा। और सबलॉर्ड लेवल के ऊपर, क्योंकि हम ये केपी स्टडी कर रहे हैं, सबलॉर्ड सबसे फाइनल होता है, सबलॉर्ड लेवल के ऊपर मान लो शुक्र है, और वो 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस को दिखा रहा है, तो क्या हो गया, संतान प्राप्ति में सबलॉर्ड पे 5 नंबर आ गया। तो जो हाउस चाहिए वो हाउस सबलॉर्ड ने कंफर्म कर दिया, यानी संतान प्राप्ति हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति को भगवान ने स्टैटिक प्रॉमिस दिया हुआ है कि तुझे तेरे जीवन में जब समय आएगा तब संतान प्राप्ति होगी। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज होती है संतान प्राप्ति का प्रॉमिस, तो दूसरी चीज होती है कि कौन सा कॉम्बिनेशन होगा तो संतान प्राप्ति नहीं होगी, उसके ऊपर हम बात करते हैं। If 5th कस्पल सबलॉर्ड through its नक्षत्र लॉर्ड और being an untenanted planet signifies 8, 4, 10, यानी कि 2, 5, 11 का जो कॉम्बिनेशन है वो है संतान प्राप्ति का। 2nd हाउस को नेगेट करता है 1st हाउस, 5th को नेगेट करता है 4th हाउस, 11th को नेगेट करता है 10th हाउस। तो ये 1, 4 एंड 10 का कॉम्बिनेशन अगर 5th कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में मिलता है
तो इसको संतान प्राप्ति नहीं होगी। हालांकि और भी चीजें देखनी होती है, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं होने का कॉम्बिनेशन 1 4 10, संतान प्राप्ति होने का कॉम्बिनेशन 2 5 11। ये सबसे पहला हमें समझ में रखना है। और खाली इतना ही नहीं, देखो जो मैंने आपको बताया 1 4 10 तो है, लेकिन साथ में कनेक्टेड कौन है? शनि, मंगल, राहु और केतु, यानी कि नेचुरल मेलेफिक कनेक्टेड है। और ऊपर से 1 4 10 का कॉम्बिनेशन भी है फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट में। तो संतान प्राप्ति नहीं होगी, या तो बहुत 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 मुश्किल, बहुत दिक्कतों के बाद होगी। वो पूरी स्क्रिप्ट स्टडी करते हैं, प्लैनेट, नक्षत्र, सबलॉर्ड, तब हमें एकदम क्लियर पता चलता है। और एक बात है कि ये सारी चीजें होने से, मतलब मान लो शनि है या मंगल है और यहाँ पर 1 4 10 है, ये चीजें होने से खाली हम डायरेक्ट नहीं कह सकते कि संतान प्राप्ति नहीं होगी। इसी के साथ साथ में क्या होना चाहिए, जो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड है या उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो अगर बैरन साइन में बैठा हो, बैरन यानी कि व्यंध्य जिसको बोलते हैं गुजराती में, अगर बैरन साइन में बैठा हो, व्यंध्य राशि में बैठा हो, तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि संतान प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि बैरन है, उज्जड़ है, बैरन से समझ में आता है कि उज्जड़ राशि है, जो जमीन उज्जड़ होती है, बैरन होती है, उसके ऊपर कुछ फसल आप नहीं उगा सकते, उसके ऊपर हमें कुछ पाक मिलता नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई ये फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर बैरन साइन में बैठा है, यानी कि राशि में बैठा है, तो संतान प्राप्ति नहीं होगी। राशि क्या काम करती है? राशि कस्पल सबलॉर्ड को या नक्षत्र लॉर्ड को उसके फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सके। संतान प्राप्ति के लिए मतलब जमीन, जब हम खेती करते हैं तो फसल उगाने के लिए फलद्रुप, जिसको बोलते हैं फर्टाइल लैंड चाहिए, तो कुछ उगेगा और वो ग्राउंड के ऊपर काम करके किसान फिर फसल ले सकता है। उसी तरीके से अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड को बच्चा डिलीवर करना है, बच्चे का प्रॉमिस पूरा करना है, तो उसको कौन सी राशि का सपोर्ट चाहिए? फर्टाइल यानी कि फलद्रुप, यानी कि वाटरी साइन का सपोर्ट चाहिए, जो होता है 4 8 और 12। ये वाटरी साइन है। अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 4 8 12 में बैठा है तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 1 4 10 लेके बैठा है, शनि मंगल राहु केतु में से कोई भी है, लेकिन 4 8 12 में बैठा है, तो संतान प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट वो नेगेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड 1 4 10 लेके बैठा है, शनि राहु केतु या मंगल में से कुछ लेके बैठा है, और ऊपर से ये बैरन साइन में बैठा है, गॉन केस। लाख मर्जी कर लो, नहीं होने वाला है। नेचुरल तो नहीं होगा, फिर IVF वगैरह है, वो सब हम स्टडी करेंगे, वो सबसे होगा नहीं होगा वो हम डिटेल में देखेंगे, बट नेचुरल तरीके से तो नहीं होगा, ये चीज पक्की हो गई। और पॉजिटेड इन बैरन साइन, और बैरन साइन कौन सी है? 1 3 5 और 6। 1 नंबर है मेष राशि, 5 नंबर है सिंह राशि। अभी ये दोनों क्यों बैरन है? क्योंकि मेष राशि फायर एलिमेंट है, सिंह राशि सूर्य की राशि, वो भी फायर एलिमेंट है। अब सवाल ये भी आता है कि 9 नंबर भी तो होना चाहिए फिर, क्योंकि 9 नंबर भी फायर है। याद है? 1 2 3 4 वाटर है, 5 6 7 8, फिर 9, वो भी फायर साइन है। लेकिन ये क्यों बैरन साइन में नहीं गिना जाता है? चलो कुछ लॉजिक लगा सकते हो। नौ नंबर की राशि जुपिटर की राशि है, जुपिटर जीव कारक है, और जुपिटर संतान का नेचुरल सिग्निफिकेटर है, यानी कि नेचुरल कारक है। तो जुपिटर की राशि कभी बैरन राशि नहीं गिनी जाती है, क्योंकि उसका जो मालिक है, उसका जो लॉर्ड है, वो जीव कारक है, नेचुरल सिग्निफिकेटर है संतान का, और नेचुरल सिग्निफिकेटर है किसी भी जीव का, तो वो जीव देने का काम कर सकता है, संतान दे सकता है। इसके लिए इसको भले फायरी साइन है, लेकिन इसको नहीं गिनते। यहाँ पर मंगल और सूर्य की राशि है मेष राशि, सिंह राशि, वो फायर एलिमेंट है, और फायर क्या करता है? जला देता है। तो फर्टिलिटी जो चाहिए वो नहीं मिल पाती है, इसके लिए 1 नंबर और 5 नंबर बैरन साइन है।
व्यंध्य राशि में गिनी जाती है। और उसी तरीके से 3 नंबर और 6 नंबर की जो राशि है वो मर्क्यूरी की राशि है। और मर्क्यूरी यानी कि हम क्या गिनते हैं उसको, छोटा बच्चा बुध मर्क्यूरी। अभी जो खुद ही छोटा है वो तो कहां से डिलीवर करेगा, ऐसे लॉजिक याद रखना है। तो 2 फायरी साइन और 2 मर्क्यूरी की दोनों साइन वो सारी बैरन राशि में आती है। अच्छा, दूसरा मर्क्यूरी का एक लॉजिक ये है कि हम राशि को क्या देखते हैं, एक तो मेल राशि, फीमेल राशि और एक ट्रांसजेंडर। तो मर्क्यूरी ट्रांसजेंडर है, इसके लिए भी ये बच्चा नहीं दे सकता। तो 1, 3, 5, 6 बैरन साइन है, उसमें अगर कस्पल सबलॉर्ड, 5th कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड होगा, संतान प्राप्ति नहीं होगी, भले वो 2, 5 और 11 लेके बैठा हो। ये चीज खास और खास ध्यान में रखनी है। और अगर 1, 3, 5, 6 में बैठा है 5th कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड, ऊपर से 1, 4, 10 है उसके सिग्निफिकेटर, ऊपर से शनि राहु केतु मंगल है, तो खेल खत्म। If 5th cuspal sublord signifies 4, 6, 10, 12, if it is in barren sign, then also childbirth is not promised. 4, 10, 12 वो तो मैंने आपको बता ही दिया। 4, 10, अभी 12 नंबर क्यों, 12 नंबर तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है, हम लोग 6, 8, 12 को नेगेटिव गिनते हैं। और 6 नंबर क्यों, 6 नंबर क्या है, बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट और बहुत सारी चैलेंजेस ऐड कर देता है। और नॉर्मली भी हम 6, 8, 12 को खराब गिनते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आ गया तो भी संतान प्राप्ति नहीं होगी। अब यहाँ पर 4, 6, 10 में क्या हो गया, 5th हाउस को नेगेट किया 4th हाउस ने। 5th हाउस मेन है संतान का, और इसको नेगेट करने के बाद कौन जुड़ गया उसके साथ में, 6th हाउस और 12th हाउस जुड़ गया। तो मैंने आपको हमेशा कहा है खाली अकेला एक नेगेटिव हाउस होता है तो उतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन मिल गया, 5th को नेगेट कर दिया 4th ने, उसको सपोर्ट मिल गया 6 और 12 का, खेल खत्म। ऐसा समझ में। उसी तरीके से देखो 4, 8, 10, 4 5th हाउस को नेगेट किया 4th ने, और साथ में कौन मिल गया, 8 मिल गया, खेल खत्म। और इच्छा पूर्ति का 11 है उसको 10, तो कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं देगा, 4, 8 और 10 का कॉम्बिनेशन भी संतान नहीं देगा। 5th को नेगेट किया 4th ने, 8 हाउस तो खराब है ही है, और 11th को नेगेट किया 10th ने। तो अभी तक हमने कॉम्बिनेशन देखा संतान प्राप्ति का और संतान प्राप्ति नहीं होने का 5th कस्पल सबलॉर्ड में, जो एकदम सीधा सीधा 2, 5, 11 या 1, 4, 10 या फिर 4, 8, 12 या 4, 6, 12 या 4, 6, 10, वो सारे कॉम्बिनेशन हमने देखे। अब मान लो 5th कस्पल सबलॉर्ड है, वो 2, 5, 11 भी दिखा रहा है, क्योंकि एकदम सीधी सीधी कुंडली तो आने वाली है नहीं, 2, 5, 11 भी दिखा रहा है, और साथ ही साथ में 4, 8, 10 भी दिखा रहा है। तो उसको कैसे स्टडी करेंगे, संतान प्राप्ति है भी और नहीं भी, दोनों घर है यहाँ पे। या फिर 2, 5, 11 है और 4, 8, 12 है, या 4, 10, 12 है, तो कैसे स्टडी करेंगे। देखिए अब इसमें क्या है, इफ 5th कस्पल सबलॉर्ड सिग्निफाइज 2, 5, 11, 4, 8, 10, जो ये कॉम्बिनेशन है 2, 5, 11, 4, 8, 10, या फिर 2, 5, 11, 4, 10, 12, 2, 5, 11, 4, 10, 12 या 4, 8, 12, तो क्या होगा, देन चाइल्ड बर्थ विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन। मेडिकल इंटरवेंशन का मतलब क्या हो गया कि ऐसे केस में बच्चा तो होगा, संतान प्राप्ति तो होगी, लेकिन मेडिकल की, साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि इन शॉर्ट मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, तब जाके संतान प्राप्ति होगी। क्योंकि कंप्लीटली नेगेट नहीं किया है, कंप्लीटली डिनाई नहीं किया है, हाँ भी बोला है और ना भी बोला है, प्लस भी है माइनस भी है। अगर खाली माइनस है तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्योंकि जैसे ये घर अपना काम करेंगे तो ये भी तो अपना काम करेंगे, नेगेटिव अपना काम करेगा, पॉजिटिव अपना काम करेगा। तो पॉजिटिव को थोड़ा सपोर्ट देने के लिए हम अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की यूज करेंगे तो संतान प्राप्ति हो सकती है, कंप्लीटली डिनाई नहीं होगा, वो चीज ध्यान में रखनी है। अभी बैरन साइन का मैंने आपको समझाया, 1, 3, 5 और ये 9 नंबर क्यों नहीं है, ये सारा मैंने आपको समझाया। देखिए एक चीज है, 5th राशि एंड 3rd राशि आर मोस्ट डेंजरस फॉर चाइल्ड बर्थ। वैसे तो 1, 5, 3 और 6 सभी है व्यंध्य राशि, उसमें भी डेंजर अगर गिनना है तो कौन सा, 5th एंड 3rd, वो मोस्ट डेंजरस है। If 5th cuspal sublord and its nakshatra lord both will be in barren sign, then childbirth will not take place, even if 5th cuspal sublord shows 2, 5 and 11। इसमें एक चीज और है, मान लो 5th cuspal sublord है
अब वो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड खुद जो है वो बैलेंस साइन में बैठा है, 1, 5, 3 या 9 में से कहीं पर भी बैठा है। और वो कौन है? अभी उसमें भी दो कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन ये कि फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड है वो टेनेंटेड है, टेनेंटेड है और 1, 5, 3, 9 के साथ 1, 5, 3 या 9 में से कहीं पर बैठा है। अब ये टेनेंटेड है तो किसका पावर हमें ज्यादा पकड़ना पड़ेगा? टेनेंटेड है इसका। ये टेनेंटेड है तो हम क्या करेंगे? फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड, मान लो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड है वीनस और उसका नक्षत्र लॉर्ड है मून। अब ये टेनेंटेड है तो फिर किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगी? उसकी दृष्टि, उस पर जिसकी दृष्टि है उसकी। टेनेंटेड है तो दृष्टि वगैरह देखना ही नहीं है। टेनेंटेड है तो सीधा हमें नक्षत्र लेवल के ऊपर जाना है, नक्षत्र लॉर्ड को पकड़ना है। हाँ, तो नक्षत्र लॉर्ड का पावर बढ़ जाएगा क्योंकि ये टेनेंटेड है तो इसको सीधा सीधा छोड़ देना है, खाली जो हाउसेस है बस वो नोट कर लेना है। लेकिन पावर किसकी बढ़ जाएगी? जो नक्षत्र लॉर्ड है उसकी। अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड मान लो वीनस है और वो वीनस है 1, 5, 3 या 9 में से कहीं पर भी है, लेकिन वो टेनेंटेड है और उसका नक्षत्र लॉर्ड जो चंद्र है वो चंद्रमा अपना 4 नंबर राशि में है या 8 नंबर राशि में है या 10 नंबर राशि में है। तो आप क्या गिनोगे? इसको ज्यादा पावरफुल गिनोगे या इसको ज्यादा गिनोगे? नक्षत्र लॉर्ड को। नक्षत्र लॉर्ड को, क्योंकि वीनस जो है वो टेनेंटेड है। तो क्योंकि भले वीनस खुद कस्पल सबलॉर्ड है और 1, 5, 3, 9 में बैठा है, लेकिन उसका नक्षत्र लॉर्ड है वो 4 में या तो 8 में या 10 में बैठा है और नक्षत्र लॉर्ड खुद का पावर बढ़ जाएगा क्योंकि टेनेंटेड है ऊपर उसका जो प्लैनेट है, तो इसको संतान प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा एक कोई केस आ गया कि जहां पर ये कस्पल सबलॉर्ड है वीनस, वो एक तो अनटेनेंटेड भी है, ऊपर से 1, 5, 3 या 9 में से कहीं पर बैठा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड मून है और वो भी 1, 5, 3 या 9 में से कहीं पर भी बैठा है। तो क्या हो गया? कस्पल सबलॉर्ड अनटेनेंटेड है और वो भी बैलेंस साइन में यानी कि व्यंध्य राशि में, उसका नक्षत्र लॉर्ड वो भी बैलेंस साइन में यानी व्यंध्य राशि में। टोटल संतान प्राप्ति नहीं होगी। क्लियर कट समझ में आ जाएगा, क्लियर कट। फिर चाहे जो हाउसेस के साथ जुड़ा है वो पूरी अलग बात है, लेकिन दोनों अगर बंध्य राशि में आ गए तो संतान प्राप्ति नहीं होगी। चाइल्ड बर्थ के केस में ये बैलेंस साइन वाला कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। यहां पर वही चीज मैंने लिखी है ऑलरेडी जो आपको नोट्स में देने वाला हूं। इफ फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड एंड इट्स नक्षत्र लॉर्ड बोथ विल बी इन बैलेंस साइन, then childbirth will not take place even if fifth कस्पल सबलॉर्ड 2, 5, 11 आ रहा है तो भी नहीं होगा। ये कॉम्बिनेशन के अंदर ये राशि में बैठा है, भले फिर शुक्र के पास 2, 5, 11 हो, चंद्र के पास 2, 5, 11 हो, लेकिन एक बार अगर बैलेंस साइन में दोनों बैठ गए तो खेल खत्म। आया समझ में? और उसी तरीके से फ्रूटफुल साइन जिसको प्रोडक्टिव साइन बोलते हैं या वाटरी साइन बोलते हैं, वो कौन सी है? 4, 8 और 12। तो 4, 8, 12 में क्या होता है? ये व्यंध्य राशि नहीं है, ये फ्रूटफुल साइन है, प्रोडक्टिव साइन है और ये कौन सी राशियां है? सब वाटर एलिमेंट है, वाटरी साइन है। तो इसमें संतान प्राप्ति हो जाएगी। प्लैनेट फॉर फर्टिलिटी और सीमेन फॉर मेल। मेल यानी कि जो पुरुष है उसके अंदर पौरुषत्व है कि नहीं है, उसकी सीमेन की जो क्वालिटी है या सीमेन के बारे में डिटेल में पता करना है तो किसको स्टडी करना पड़ेगा? वीनस को। और उसी तरीके से अगर फीमेल के लिए स्टडी करना है तो किसको? फीमेल की मंथली साइकिल के रिलेटेड कनेक्टेड कौन है? मून एंड मार्स। मार्स से हम फीमेल की फर्टिलिटी को पता कर सकते हैं, मंथली साइकिल के लिए मून को स्टडी कर सकते हैं। तो वीनस और फीमेल के केस में मून और मार्स को स्टडी करके हम ये सारी चीजों का पता लगा सकते हैं। अभी ये हो गया सिंपल एक चाइल्ड बर्थ की बात। अभी जुड़वा बच्चे वो कब होंगे उसको स्टडी करेंगे। तो इफ फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड और इट्स नक्षत्र लॉर्ड इज मर्क्यूरी, फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड, मान लो फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड है फॉर एग्जांपल, अभी दूसरी लंबी डिटेल में नहीं जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये शनि है और उसका नक्षत्र लॉर्ड है वो मून है, बराबर।
लेकिन ये शनि और चंद्र दोनों किसकी साइन में बैठे हैं? मर्क्यूरी की राशि में बैठे हैं। मर्क्यूरी की राशि कौन सी राशि है? 3 नंबर राशि एंड 6 नंबर राशि। ये मर्क्यूरी की दोनों साइन है, बराबर। लेकिन इसको हम क्या गिनते हैं? व्यंध्य राशि गिनते हैं। तो हमें क्या देखना है? ड्यूअल साइन देखनी है, यानी कि ये दोनों साइन छोड़ के फिर ड्यूअल साइन कौन सी हो गई? दो 3, 6, 9, 12 ये ड्यूअल साइन है। ऑड साइन, इवन साइन। ऑड मतलब एक ही राशि, 1, 3, 5। इवन मतलब 2, 4, 6, 8। ये इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हो गया, बराबर है। अभी उसी तरीके से हमें ये ऑड और इवन देख लिया, लेकिन ड्यूअल साइन कौन सी है? तो ड्यूअल साइन कौन सी है? 3, 6, 9, 12। अगर 3 और 6 तो हम व्यंध्य राशि गिनते हैं, तो बाकी की ड्यूअल साइन कौन सी हो गई? 9 और 12। तो 9 और 12 ड्यूअल साइन में अगर होगा, फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड ड्यूअल साइन में होगा तो, या फिर फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड दोनों मर्क्यूरी हो, या दोनों में से एक, यानी कि अगर प्लैनेट अनटेनेंटेड है तो वो खुद मर्क्यूरी है तो भी चलेगा, प्लैनेट टेनेंटेड है तो उसका नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी होगा तो भी हो जाएगा। तो मर्क्यूरी हो जाए या फिर कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड दोनों ड्यूअल साइन में बैठ जाए तो क्या होगा? ट्विंस, यानी कि जिसको बोलते हैं जुड़वा बच्चों का जन्म होगा। यहां पर पढ़ते हैं पहले, इफ फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड और इस नक्षत्र लॉर्ड इज मर्क्यूरी, यानी अगर मर्क्यूरी है तो सवाल ही नहीं है, मर्क्यूरी ड्यूअलिटी देता है, एक से ज्यादा मतलब मर्क्यूरी। और इफ इट इज इन ड्यूअल साइन देन इट विल गिव ट्विंस। इफ फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड इज इन ड्यूअल साइन एंड नक्षत्र लॉर्ड इज मर्क्यूरी तो भी ये होगा, और अगर फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड खुद मर्क्यूरी है और नक्षत्र लॉर्ड ड्यूअल साइन में है तो भी ये होगा। कंफ्यूजन हो रहा है? चेहरे से तो ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन नहीं। आप कंप्लीट करो फिर पूछती हूँ। बस अभी यहाँ पर रुको, पूछो पहले जो कुछ। आपने अभी बोला कि मर्क्यूरी तो बच्चा नहीं दे सकता है, तो अभी आप बोल रहे हो कि ये टेनेंटेड होगा या फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी होगा तो ट्विंस होगा, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो वहां पर हमने मर्क्यूरी को एज अ ट्रांसजेंडर, यानी कि स्त्री पुरुष और ये अपना जो जेंडर है उसकी बात की, उस एंगल से हमने देखा था। लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या है? वही जुड़वा बच्चा, यानी कोई भी इवेंट अगर एक से ज्यादा होता है तो मर्क्यूरी का ही रोल उसके अंदर हमें चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा कि मान लो यहां पर फिफ्थ कस्पल सब लॉर्ड जैसे मैंने बताया वो चंद्रमा है, लेकिन उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर मर्क्यूरी है, तो यहां पर मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? मर्क्यूरी एज अ नक्षत्र लॉर्ड की बात कर रहा हूं। वहां पर हमने क्या बोला था? अगर वो राशि में बैठ जाएगा, 3 नंबर और 6 नंबर मर्क्यूरी की राशि की बात हो रही थी, यहां पर मर्क्यूरी की खुद की एज अ प्लैनेट बात हो रही है। ये दोनों में बहुत फर्क है। राशि क्या करती है? राशि एनवायरमेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि वो प्लैनेट अपना काम कर सके, लेकिन यहां पर तो क्या है? मर्क्यूरी खुद है, वो प्लैनेट है, तो वो खुद प्लैनेट जो है उसका रोल अलग हो जाएगा और ये राशि का रोल अलग हो जाएगा। अब फिर से वही लॉजिक लागू होगा कि मर्क्यूरी तो है, लेकिन मर्क्यूरी होने के बावजूद भी अगर व्यंध्य राशि में बैठा है 1, 5, 3 और 6, तो ये मर्क्यूरी भी कुछ काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये राशि कौन सी है? व्यंध्य राशि है। लेकिन वही मर्क्यूरी है, और वो मर्क्यूरी अगर 4, 8 और 12 में बैठा है तो फलद्रुप है, यानी कि फर्टाइल राशि में बैठा है, तो वहां पर वो ऐसे नेगेटिव काम नहीं करेगा, वो बच्चा दे देगा और ऊपर से ड्यूअल देगा। समझना दोनों चीजों को। ये दोनों राशि भले मर्क्यूरी की है, लेकिन ये राशि है और ये हम प्लैनेट को स्टडी कर रहे हैं, वो हम राशि की बात कर रहे थे। आया समझ में? हाँ। तो इफ फिफ्थ, तो ये मैंने आपको समझाया, इसमें कोई क्वेरी नहीं है। अभी क्लियर हो गया? हाँ। If seventh cuspal sublot signifies 2, 7, 11, then chance of second child becomes stronger. अभी ये ट्विंस, अभी तक इतना मैंने जो थियरी समझाया वो समझ में आया आपको? ठीक है। अभी जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे और भी चीजें समझ में आएगी। अब कहीं पर हम लोग होता है कि चलो फर्स्ट चाइल्ड हो गया, अभी सेकंड चाइल्ड के बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट चाइल्ड हम कौन से हाउस से देखेंगे? फिफ्थ हाउस से देखेंगे।
तो सेकंड हाउस कौन से, सेकंड चाइल्ड कौन से हाउस से देखेंगे? 7th हाउस। 7th हाउस से। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? 7th कस्पल सबलॉर्ड को पकड़ना पड़ेगा। अभी दूसरा बच्चा होगा कि नहीं, उसके लिए 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर सेकंड 7 और 11 को सिग्निफाई करे, 2, 7 एंड 11 को दिखाएगा, तो सेकंड चाइल्ड होगा। और उसको नेगेट कौन करेगा? तो अगेन सेकंड को नेगेट करता है 1, 7 को नेगेट करता है 6, 11 को नेगेट करता है 10, और साथ में 8 और 12 ऐसे नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो तो फिर सेकंड चाइल्ड नहीं होगा। तो सिंपल है, जैसा फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड के लिए फर्स्ट चाइल्ड में देखते हैं, उसी तरीके से 7th कस्पल सबलॉर्ड का सेकंड चाइल्ड में देखना है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब कोई पूछेगा कि एक बच्चा तो हो गया, दूसरे बच्चे के बारे में हम प्लानिंग करें कि नहीं करें, होगा कि नहीं होगा? तो सेम चीज हमें देखनी है। अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड में 1, 6, 10, 8, 12 या ऐसा कुछ नंबर आ रहा है, वही 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड व्यंजय राशि में बैठा है, बैरन साइन में बैठा है, तो नहीं होगा। तो हम उसको गाइड कर सकते हैं कि सेकंड की पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, हमेशा संतान प्राप्ति में, यानी कि जब भी कोई जीवन मरण का प्रश्न आता है, अभी ये जीवन का प्रश्न है चाइल्ड बर्थ का, कभी डेथ का क्वेश्चन भी आता है, जब भी जीवन या मरण का प्रश्न आता है, हमें भले 100% पता हो, कंफर्म हो, लेकिन हमें बोलना क्या है कि भाई पॉसिबिलिटी नहीं है या फिर पॉसिबिलिटी है, उसके योग है या फिर योग नहीं है। 100% नहीं होगा, 100% होगा, ऐसा कभी भी हमें बोलना नहीं है। क्योंकि चाइल्ड बर्थ यानी कि जन्म और मृत्यु कोई कितना भी कुछ भी कर ले, अल्टीमेटली वो ईश्वर के हाथ में ही होता है। तो हम 99% बता सकते हैं, लेकिन 1% तो हमेशा भगवान के पास रहता है। कोई भी मैटर होने दो, उसमें भी जीवन मरण की तो 100% जो मैटर है वो भगवान के हाथ में ही डिपेंड है। तो हम उसको क्या गाइड कर सकते हैं? भाई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां से मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, फिर आपको ट्राई करना है तो करो, ईश्वर बड़ा बलवान है, अगर उसकी इच्छा हुई तो मिल भी सकता है। चाहे फर्स्ट चाइल्ड की बात हो, चाहे सेकंड चाइल्ड की बात हो, हमें इसी तरीके से बात करनी है कंप्लीटली। भले हमें क्लियर देख रहा है कि बैरन साइन में बैठा है और उसके साथ साथ में वो घर को भी 1, 4, 10 या 8 और 12 नंबर भी साथ में उधर आ रहा है, सब कुछ है, कोई काल में उसको होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसको क्या बोलना है? मुझे यहां से चांसेस कम दिख रहे हैं, आपको ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि ईश्वर के हाथ में है जीवन या मृत्यु। अगर उसने चाहा तो हो भी जाएगा, बट मुझे यहां से चांसेस कम दिख रहे हैं। हमें इस तरीके से आंसर देना है। समझ में आया? अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड 4, 8, 10 या 4, 10, 12 को अगर सिग्निफाई करता है तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं। इफ फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड इज सैटर्न एंड इज कनेक्टेड विथ सैटर्न, तो फिर चाइल्ड बर्थ में डिले होता है। शनि डिले का कारक है, यानी कि अगर जुपिटर है फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड, लेकिन साथ में शनि कंजंक्शन में है, तो भी ये चीज एप्लीकेबल होगी। या फिर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड खुद शनि बैठा है तो भी ये चीज होगी। या फिर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड मान लो वीनस है लेकिन उसका नक्षत्र लॉर्ड शनि है, तो भी शनि का रोल आ जाएगा। ये तीनों तरीके से शनि का रोल आएगा, और जैसे ही शनि का रोल आएगा संतान प्राप्ति में वो डिले कराएगा और कराएगा। अब सवाल ये आता है कि डिले हम किसको गिनेंगे? शायद मैंने पहले आपको समझाया था, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। अभी का फिलहाल जो जमाना, जो टाइम चल रहा है, तो वो शादी के बाद जनरली लोग 3-4 साल तक तो बच्चे के बारे में प्लानिंग करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। तो आप ये मान के चलो कि 4 साल तक तो कुछ भी होगा तो हम उसको डिले नहीं गिनेंगे आज के जमाने में। और ये आज के जमाने का देखने का ये सब का क्या है? देश, काल और पात्र। कुछ सालों पहले हमारे इंडिया में कैसा कल्चर था? शादी हो गई, उसके 2 साल के अंदर अंदर बच्चा होना ही चाहिए, नहीं तो लोग इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते थे, इधर उधर बोलना शुरू कर देते थे। घर वाले भी बोलते थे भाई जाओ डॉक्टर को दिखाओ, ट्रीटमेंट करना है ट्रीटमेंट करो, डिले हो गया। 2 साल हो गए अभी बच्चा नहीं हुआ, 2 साल हो गए अभी तक बच्चा नहीं हुआ। अभी जमाना पूरा, तो वो टाइम पे हम क्या गिनते थे? 2 साल भी हम 2 साल के बाद हो गया तो हम डिले गिनेंगे। अभी के जमाने में 4 साल तक भी हम डिले नहीं गिनेंगे। हाँ, 5-6 साल हो गया तो हम गिनेंगे कि डिले हो रहा है। इस तरीके से हमें देश काल पात्र के हिसाब से चेक करना होता है और उस हिसाब से हमें जजमेंट लेना होता है। अगर फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड राहु है या फिर कनेक्टेड विथ राहु, तो फिर वो चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रॉब्लम दिखाता है। उसी तरीके से फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड अगर मंगल है या केतु है, या फिर मंगल या केतु के साथ में कनेक्टेड है, तो सीजेरियन के चांसेस भी बन जाते हैं।
और सीजेरियन के हाउस कौन से है? 8 नंबर मेन, 8 और 12, क्योंकि 8 नंबर है सर्जरी का, 12 नंबर है हॉस्पिटल का। अभी देखो ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कभी कभी ट्रीटमेंट से बच्चा होता है। अभी बात करते हैं संतान प्राप्ति, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट से। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में एक जो बड़ा फेमस है वो है आईवीएफ ट्रीटमेंट। अब क्या होता है देखो कि 5th कस्पल सबलॉर्ड या उसका नक्षत्र लॉर्ड बीइंग एन अनटेनेंटेड प्लैनेट, अगर 4, 10, 12 या 8 या फिर 4, 8, 12 या फिर 4, 8, 10, ये तो सब नंबर अभी आपको समझ में आ गए। अगर ये नंबर उसको दिखाता है, सिग्निफाई करता है, तो क्या हो जाएगा? देन चाइल्ड बर्थ विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ आईवीएफ ट्रीटमेंट। Whenever 5th cuspal sublord signifies 8th house, तो चाइल्ड बर्थ विल हैपन विद द मेडिकल इंटरवेंशन। 6 नंबर भी दिखाता है या 8 नंबर दिखाता है, दोनों केस के अंदर हमें समझ जाना है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। If 5th cuspal sublord is Rahu, then also child birth will take place with medical intervention। इतनी चीज हमें समझ लेनी है। अभी सरोगसी से भी बहुत बार बच्चा होता है। If there is a promise of childbirth in male chart, यानी कि फादर की कुंडली, होने वाले फादर की कुंडली आप देखते हो, उसमें दिखा रहा है कि संतान प्राप्ति हो सकती है, बट द सेम प्रॉमिस इज नॉट देयर इन फीमेल चार्ट। फादर, होने वाले फादर की कुंडली तो दिखा रहा है कि स्टैटिक प्रॉमिस है, संतान प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मदर की, होने वाली मदर की कुंडली में वो प्रॉमिस नहीं दिख रहा है। Then childbirth will take place through surrogacy। तो समझ में आया? If there is 4 and 8 दशा going on in child's कुंडली, then child will remain with mother। ये तो कब की बात है? जब अगर कोई डिवोर्स का केस होता है, फिर उसमें आता है कि बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। तो अगर 4 नंबर के साथ में 8 नंबर की दशा भी चल रही है कुंडली में, तो वो बच्चा किसके पास रहेगा? मदर के पास रहेगा। बट वो बच्चे की कुंडली में देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, खाली समझ लीजिए आप। अगर बच्चे की कुंडली में 3 या 9 नंबर की दशा चल रही है, तो बच्चा किसके साथ रहेगा? फादर के साथ में रहेगा। इफ 5th कस्पल सबलॉर्ड इज वीनस एंड सिग्निफाइंग 4, 8, 10 या फिर 4, 10 और 12 एंड वीनस इज पॉजिटेड इन बैरन साइन, देन द मेल विल हैव द प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पर्म्स। बहुत बार होता है मेल के स्पर्म्स काउंट ही नहीं होते हैं। अगर उसके स्पर्म के अंदर बच्चा होने के लिए जो काउंट चाहिए वो नहीं है, तो मेल के अंदर वो प्रॉब्लम है कि उसकी वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। तो हम वो चीज मेडिकल, तो जब वो रिपोर्ट करेगा तो पता चल जाएगा, लेकिन हम कुंडली से कैसे पता कर सकते हैं, वो चीज है। अगर 5th कस्पल सबलॉर्ड शुक्र है मेल की कुंडली में, और क्या दिखा रहा है? 4, 8 या 10 दिखा रहा है, या फिर 4, 10 और 12 दिखा रहा है, और ये वीनस जो है, वीनस को क्यों पकड़ा है? वीनस शुक्राणु का कारक है, स्पर्म का कारक है मेल की कुंडली में, इसके लिए वीनस को पकड़ा है। वो कारक तत्व के हिसाब से वीनस आया। और 4, 8, 10 तो नेगेटिव नंबर है चाइल्ड बर्थ के लिए, या फिर 4, 10, 12 भी नेगेटिव नंबर है। शुक्र कनेक्टेड है ये सारे नंबर्स, यानी कि ये सारे घरों के साथ में, और ऊपर से बैठा है व्यंध्य राशि में, यानी कि बैरन साइन में बैठा है। तो समझ जाना है कि ये ऐसे व्यक्ति के स्पर्म काउंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से संतान प्राप्ति नहीं हो रही। तो वो जब मेडिकल रिपोर्ट तो आएगा, उसके पहले हम यहां से ये चीज देख के क्लाइंट को बता सकते हैं कि यहां पर प्रॉब्लम है, इस वजह से संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हो रहा है। If 5th कस्पल सबलॉर्ड इज मार्स और केतु, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, then there will be a chances of abortion और अबॉर्टिव टेंडेंसी, यानी कि बार बार बच्चा गिर जाता है, पता है कुछ लोगों को। हाँ। तो वो उसमें मंगल और केतु का रोल आता है। अगर 5th कस्पल सबलॉर्ड मंगल और केतु होता है, या फिर मंगल और केतु के साथ में कनेक्टेड होता है, यानी कि कंजंक्शन है, और अगर मंगल की राशि में बैठा है तो भी वो चीज आती है। अगर कनेक्टेड है या कंजंक्शन में है या फिर मंगल और केतु खुद है, तो क्या होता है? बार बार बच्चा गिर सकता है, 1 या 2 बार भी मिसकैरेज हो सकता है, या फिर अबॉर्शन से बच्चे की प्राप्ति हो सकती है। अबॉर्शन से तो बच्चे की प्राप्ति नहीं होती है, सीजेरियन से बच्चे की प्राप्ति होती है, या फिर अबॉर्शन भी हो सकता है। बट इफ मार्स यानी कि मंगल और केतु 2, 5, 11 को दिखा रहा है, बैरन साइन में नहीं है,
तो बच्चे की प्राप्ति होगी। हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है। अगर सारे पॉजिटिव नंबर है लेकिन बैरन साइन में है तो केस खत्म। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ये जो नोट्स में लिखा है वो क्या है कि मंगल है और केतु है, दोनों में से कोई भी है, या फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड खुद मंगल है और उसका नक्षत्र लॉर्ड केतु है, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन मिल रहा है 2, 5, 11 का, और ये 4, 8 और 12 जो कि फर्टाइल राशि है, वाटरी साइन है, उसमें बैठा है, तो संतान प्राप्ति होगी। भले मिसकैरेज होगा, अबॉर्शन होगा, कुछ ना कुछ होगा, एक बार दो बार, क्योंकि ये अपने इफेक्ट तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली संतान प्राप्ति हो जाए। The promise of childbirth is to be seen from female कुंडली, but the gender of the child is to be seen from male कुंडली। कुछ लोग हमें पूछेंगे कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो बच्चा होगा या मतलब लड़का होगा या लड़की होगी, बताइए। पहली बात तो हमें वो बताना नहीं है, जो हमारी कंट्री के कायदे के खिलाफ है, लॉ के अगेंस्ट में है, तो पहला तो वो काम करना नहीं है। मान लो कल को वो लीगल भी हो जाए हमारे कंट्री में, तो भी मेरा पर्सनल ये मानना है कि वो हमें बताना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बताने से कल किसके मन में कोई विचार आ जाए और वो कुछ गलत एक्शन ले ले, यानी अबॉर्शन करवा ले, मिसकैरेज करवा ले, तो उसका कंप्लीट जो पाप है वो सारा पाप हमें लगता है, तो वो चीज हमें बतानी है ही नहीं। लेकिन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी एक हिंट मैंने यहां पर आपको दी है कि बच्चे की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, अगर वो देखना है तो फीमेल की कुंडली देखो, लड़का होगा या लड़की होगी वो देखना है तो मेल की कुंडली देखो। अब कैसे देखो वो मैंने आपको बताया भी नहीं है और बताने वाला भी नहीं, तो आपको यहां से मैटर क्लियर हो जाए, क्योंकि ये चीज हमें क्लाइंट को भी नहीं बतानी है। तो अगर हम या फिर हमें खुद को भी फाइंड आउट करना है कि सामने जो लेडी बैठी है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमें ऑन द स्पॉट वही टाइम की प्रश्न कुंडली बनानी है जो यहां पर मैंने लिखा है। इस सवाल का जवाब हम किससे दे सकते हैं, होरारी कुंडली, यानी कि प्रश्न कुंडली से ही ये सवाल का जवाब मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। अगर प्रश्न कुंडली में यानी कि होरारी में अगर फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड 2, 5, 11 दिखाता है और 4, 8, 12 साइन में भी बैठा है, तो समझ जाना है कि लेडी प्रेग्नेंट है। मान लो हस्बैंड वाइफ 2 जना है, हस्बैंड ने पूछा मेरी वाइफ अभी फिलहाल प्रेग्नेंट है क्या, मतलब एकदम इनिशियल स्टेज है तो पता नहीं चलता है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा सवाल पूछा, तो हमें क्या करना है, सीधी प्रश्न कुंडली बनानी है। प्रश्न कुंडली बनाओ, फिफ्थ उसमें जो फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड आएगा वो देखो, उसके अंदर नंबर देख लो, बैरन साइन में बैठा है कि 4, 8, 12 में बैठा है वो देख लो, उससे आप आराम से आंसर कर सकते हो। अगर फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड आता है, वही नीचे लिखा है कि फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड अगर बैरन साइन में बैठा है या फिर बैरन साइन के नक्षत्र में बैठा है तो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। बेबी बॉय और बेबी गर्ल, ये चीज हमें मेल की कुंडली से फाइंड आउट करना है, फीमेल चार्ट से हमें ये पता नहीं चलेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब अभी ये भी आपको ऑलरेडी बताया, फीमेल राशि कौन सी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। मेल राशि कौन सी है, 1, 3, 5, 7, 9, 11। फीमेल प्लैनेट कौन से है, मून, वीनस एंड सैटर्न। मेल प्लैनेट कौन से है, सूर्य, मंगल और गुरु। दूसरे प्लैनेट कौन से है, मंगल और राहु केतु। राहु केतु तो उसके जो मालिक है, जो साइन में बैठे हैं उसके हिसाब से काम करेंगे, और मर्क्यूरी तो अपने हिसाब से काम करेगा, अच्छे के साथ में अच्छा, बुरे के साथ में बुरा, वो मर्क्यूरी। द साइन प्लेसमेंट ऑफ फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड और उसके नक्षत्र लॉर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कौन सी राशि में बैठे हैं। अगर वो फीमेल साइन में बैठे हैं तो फीमेल चाइल्ड, अगर मेल चाइल्ड में बैठे हैं तो मेल चाइल्ड। अभी ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड का कनेक्शन मंगल या केतु के साथ में है और अगर बैरन साइन में है तो अबॉर्शन या मिसकैरेज होगा। अगर फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड और उसका स्टार लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठे हैं तो मिसकैरेज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इफ फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड इज केतु और इन द नक्षत्र ऑफ केतु एंड 8th हाउस में बैठे हैं तो मिसकैरेज कंपलसरी होना ही होना है, क्योंकि एक तो केतु भी है और दोनों 8th हाउस में बैठे हैं, तो 8th हाउस सर्जरी का है, मिसकैरेज का है। इफ फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड इज सैटर्न और इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न और अगर 8th हाउस में बैठे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि मरा हुआ बच्चा आता है, होता है ना ऐसा। वो कब कौन से केस में होगा, अगर फिफ्थ कस्पल्स ऑफ लॉर्ड शनि है या फिर शनि के नक्षत्र में बैठा है और दोनों 8th हाउस में बैठे हैं। अभी तक हमने क्या देखा, कौन सी राशि में बैठा है। अब ये सारी चीजों में क्या देखते हैं, कौन से घर में बैठे, उसके हिसाब से भी रिजल्ट में फर्क पड़ता है। अब इस चीज को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं,
अगर केतु और मंगल 2 और 6 को दिखा रहा है तो आप प्रॉपर डाइट करो तो संतान प्राप्ति होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 नंबर इस चीज का है, फूड हैबिट का है, 2 नंबर फैमिली का है, और 6 नंबर चैलेंजेस का है। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन तकलीफ के बाद में संतान प्राप्ति हो जाएगी। अगर 3, 9, 12 दिखा रहा है तो जर्नी को अवॉइड करो, क्योंकि 3, 9 और 12 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के नंबर है। अगर केतु है, मंगल है और 3, 9, 12 को दिखा रहा है और बार बार मिस कैरेज हो रहा है तो उसको क्या देना है सलाह कि आप ट्रैवलिंग बंद कर दो, क्योंकि केतु और मंगल है और साथ में 3, 9, 12 है, दोनों बैठे हैं फ्रूटफुल साइन में, यानी कि 4, 8, 12 में बैठे तो संतान नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप बार बार ट्रैवलिंग कर रहे हो उससे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप ट्रैवलिंग को कम कर दो या बंदी कर दो। If signifying 8 and 12, then avoid sex life after conception. बहुत बार क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी होती है, अगर एकदम इनिशियल मंथ होते हैं उसमें भी हस्बैंड वाइफ सेक्स करते हैं, रिलेशन रखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अगर केतु या मंगल ऐसा कोई कनेक्शन है और 8, 12 का भी 8 और 12 हाउस का भी कनेक्शन आ रहा है, तो उसको क्या एडवाइस करना है, एक बार कंसीव हो जाए बाद में आपको रिलेशन रखना नहीं है, जब तक डिलीवरी नहीं होती है तब तक। आया समझ में? मेडिकल प्रॉब्लम हिंडरिंग द चाइल्ड, कौन से केस के अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब देखिए, वीनस जो है, फीमेल कुंडली के अंदर वीनस क्या दिखाता है, फीमेल कुंडली के अंदर वीनस जो है वो जनरेटिव पार्ट को दिखाता है, यानी कि जो शरीर के अंग का यूज होता है फीमेल के बदन में संतान प्राप्ति के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव पार्ट्स बोलते हैं। जैसे कि फेलोपियन ट्यूब हो गया, फॉलिकस हो गया, ओवरीज हो गया, ये सारी चीजें संतान प्राप्ति के साथ कनेक्टेड है फीमेल की कुंडली में, और वो सब चीजों को कौन इंडिकेट करता है, वीनस। बराबर। अब क्या आगे दिखा रहा है, वीनस इज ऑल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ सीमेन फॉर फीमेल्स। जैसे मेल की कुंडली में शुक्राणु को देखना है तो वीनस को देखेंगे, और फीमेल की कुंडली में वीनस क्या दिखाएगा, संतान प्राप्ति के रिलेटेड जो भी बॉडी के पार्ट है फीमेल की कुंडली में उसको दिखाएगा। अब इसके साथ में क्या हो गया, मान लो वीनस के साथ में सैटर्न का कंजंक्शन आ गया या सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया, नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया, तो क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न ब्लॉकेज का कारक है, सैटर्न डिले का कारक है। किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज हो जाएगा जिससे संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होगा। दूसरा, अगर ऐसे ही वीनस के साथ में मंगल और चंद्र का कनेक्शन आ गया तो फिर क्या समझना है कि साइकिल, मंथली साइकिल जो होती है फीमेल की, पीरियड्स की साइकिल होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, प्रॉब्लम है, उसकी वजह से संतान प्राप्ति में देरी हो रही है। अगर उसी तरीके से एफ्लिक्शन टू मून एंड मार्स इन फीमेल चार्ट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, मान लो मून है और मार्स है लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्लैनेट का नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है या कोई मेलेफिक प्लैनेट उसके साथ में कंजंक्शन में है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, फीमेल की मंथली पीरियड की साइकिल है वो अप डाउन हो रही है, उसका फिक्स नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरीके से वीनस या फिर मून है, वो दोनों ही एफ्लिक्शन में है, शनि की वजह से, राहु की वजह से, केतु की वजह से, तो फिर प्रॉब्लम कहां पर होगा, फेलोपियन ट्यूब होती है जिसमें बच्चा रहता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। 7th हाउस एंड 8th हाउस एंड स्कॉर्पियो साइन, यानी कि वृश्चिक राशि अगर अफ्लिक्शन में है सैटर्न या राहु के साथ में, तो फिर फेलोपियन ट्यूब में और कोई प्रॉब्लम है। और 7th हाउस एंड 8th हाउस और फिर स्कॉर्पियो साइन अफ्लिक्टेड बाय राहु केतु इंडिकेट्स ब्लॉकेज इन सेमी वेन्स इन द मेल चार्ट, यानी अगर वही 7th हाउस या 8th हाउस से कनेक्शन हो और अगर वो स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में भी कुछ प्रॉब्लम हो, कैसे प्रॉब्लम होगा, शनि और राहु केतु प्रॉब्लम क्रिएट का करना काम करते हैं, खास करके शनि और राहु, क्योंकि केतु तो डिटैच कर देता है, कट कर देता है, तो अगर शनि और राहु हो गए तो क्या दिखा रहा है, ब्लॉकेज दिखाता है मेल की कुंडली में। कहां पर, सेमिनल वेन्स में, यानी कि जो वेन्स होती है जिससे शुक्राणु बाहर आते हैं मेल के बॉडी में, उसमें कहीं पर प्रॉब्लम दिखाता है। अब ये सारी चीजों की वजह से प्रॉब्लम होगा तो फिर क्या करेंगे, जो जिसको संतान चाहिए वो आईवीएफ करेंगे, सरोगेसी करेंगे, उसके ऊपर जाएंगे। अभी बहुत बार होता है कि बच्चा टाइम से पहले प्री मैच्योर हो जाता है, तो अगर 5th कस्पल सबलॉट 2, 5 और 11 के साथ में कनेक्टेड है लेकिन साथ में मून या फिर मर्क्यूरी का कनेक्शन आ रहा है,
तो फिर प्रीमेच्योर बेबी होगा। चाइल्ड विल बॉर्न प्रीमेच्योरली ड्यूरिंग को-जॉइनिंग पीरियड ऑफ सिग्निफिकेटर और 2, 5, 11, यानी कि दशा के अंदर जब 2, 5, 11 पीरियड ऑपरेट होगा तो चाइल्ड बर्थ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? डायनामिक प्रोमिस। स्टैटिक प्रोमिस कैसे देखेंगे? 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड 2, 5, 11 को तो दिखा रहा है, लेकिन मर्क्यूरी है, प्लैनेट या फिर मून है, तो क्या होगा? प्रीमेच्योर होगा। ओनली वन चाइल्ड, अभी वन चाइल्ड कैसे देखेंगे? मान लो 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड है, वो तो 2, 5, 11 दिखा रहा है। 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड में बच्चा होने के लिए 2, 7, 11 चाहिए, लेकिन 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड क्या दिखा रहा है? 1, 6 और 10 दिखा रहा है, या तो फिर 1, 6, 8 या 1, 6, 12, ऐसा अगर कोई नेगेटिव नंबर दिखा रहा है तो 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड तो सपोर्ट कर रहा है संतान के लिए, 7th सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा? खाली एक ही बच्चा होगा, आगे बच्चा नहीं होगा। अच्छा, फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड, सेकंड चाइल्ड के लिए 7th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड, थर्ड चाइल्ड के लिए 11। जो चीज 5th के लिए एप्लीकेबल है वही 7th के लिए, वही 9th के लिए। एक चीज ये होती है कि बहुत बार माँ बाप पूछते हैं कि मुझे मेरे संतान का सुख मिलेगा कि नहीं, मतलब संतान प्राप्ति तो हो गई, लेकिन बच्चा मेरे साथ अच्छे से रहेगा, बच्चा मेरी सेवा करेगा, बच्चा एटलीस्ट मेरे साथ व्यवहार अच्छा रखेगा, तो वो हम किस चीज से देखेंगे? वो पेरेंट की कुंडली देखनी पड़ेगी, मदर की भी देखनी पड़ेगी, फादर की भी देखनी पड़ेगी। अगर फादर की कुंडली में 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड अगर खराब कंडीशन में है, यानी कि मर्क्यूरी अपना जो भी 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड है उसके साथ में सैटर्न कंजंक्शन में है, राहु है, केतु है, मंगल है, मेलेफिक प्लैनेट है, तो वो एफ्लिक्ट करते हैं, यानी कि खराब करने का काम करते हैं। और साथ साथ में कौन सा है? 6, 8, 12, वो नेगेटिव हाउसेस है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? और जुपिटर जो कि संतान का कारक है वो भी खराब कंडीशन में है, तो क्या होगा? बच्चा तो हो जाएगा, संतान प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन संतान का जो सुख मिलना चाहिए, जो बच्चों के साथ में खुशी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों का जो है मम्मी के साथ में अच्छा बनता है, फादर के साथ में नहीं बनता है, या रिवर्स होता है, फादर के साथ में अच्छा बनता है, मदर के साथ में नहीं बनता है, तो उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? मदर का 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड चेक करो या फिर फादर का 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड चेक करो, तो पता चल जाएगा कि किसके साथ बच्चों की अच्छी बनेगी, किसके साथ नहीं बनेगी। तो दो चीजें होती है, संतान प्राप्ति एक बात है, और वो संतान से फिर अगर चाइल्ड बर्थ टाइम रूलिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड्स बर्थ रूलिंग प्लैनेट अगर 6, 8, 12 से कनेक्टेड है, देन पर्टिकुलर चाइल्ड विल गिव द प्रॉब्लम। अभी ये तो प्रश्न कुंडली का है, रूलिंग प्लैनेट का, लेकिन मान लो किसी ने प्रश्न पूछा और हमने वो टाइम पे प्रश्न कुंडली बनाई और उसके अंदर रूलिंग प्लैनेट का कनेक्शन 6, 8, 12 से हुआ, तो भी वो बच्चा मदर फादर को सुख नहीं देगा। चलो, अभी ये संतान प्राप्ति का यहाँ पर टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन है खाली। आपने सीजरियन बताया, आईवीएफ ट्रीटमेंट बताया, सारा बताया, बट नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या मतलब? सिंपल 2, 5, 11 और उसके साथ में 2, 5, 11 है, कहीं पर भी मंगल नहीं आ रहा है, केतु नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, सिंपल कॉम्बिनेशन आ रहा है। मान लो 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड जुपिटर है, जिसमें 1, 4, 9 नंबर है, लेकिन जुपिटर कौन है? टेनेंटेड है, तो इसकी तो ज्यादा चिंता नहीं है। नक्षत्र लेवल के ऊपर मान लो आ गया वीनस, और वीनस ने दिखा दिया 5 नंबर और 11 नंबर। सबलॉर्ड लेवल के ऊपर आ गया मून, और उसने नंबर दिया 2। नक्षत्र पे 5, 11, सबलॉर्ड फाइनल अथॉरिटी है, सबलॉर्ड ने 2 नंबर दे दिया, नॉर्मल डिलीवरी खत्म, उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। उसके सिवा मंगल, राहु, केतु, शनि, 8, 12 ये सब अगर नहीं है तो नॉर्मल है। अगर ये सब चीजें हैं तो ही कुछ गड़बड़ है, फिर हमें देखना पड़ता है, बाकी नॉर्मल। नहीं, कभी कभी क्वेश्चन आता है ना कि भाई इनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर से होगी, नॉर्मल होगी या सीजेरियन होगी, ऐसा कुछ भी आता है तो तुरंत वो टाइम पे प्रश्न कुंडली करनी है, और प्रश्न कुंडली में फिर 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड को देखना है। अगर 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड खाली इतना ही आ रहा है, 2, 5, 11 नॉर्मल नंबर आ रहा है, कोई मेलेफिक नहीं है, कोई खराब एस्पेक्ट नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी। और वही टाइम पे अगर 5th कस्पल्स ऑफ लॉर्ड प्रश्न कुंडली में मंगल आ गया, मंगल है सर्जरी का कारक है, केतु आ गया अबॉर्शन मिसकैरेज का कारक है, तो हम बता सकते हैं उसको फिर। चलो, तो ये अभी हमने थियरी पार्ट कंप्लीट किया। अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कुंडलियों के ऊपर से, जिसके अंदर हम चेक करेंगे प्रॉमिस, और चाइल्ड बर्थ कब हुआ वो हम दशा के टाइम पे स्टडी करेंगे। अभी पहले प्रॉमिस एक बार चेक करते हैं।
तो ये जो कुंडली है, ये कुंडली के अंदर आप बताइए ये 5th कस्पल सब लॉर्ड कौन है? जुपिटर। 5th कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर। जुपिटर के पास कौन से हाउसेज है? 4, 5, 8, 9, 10, 7। 4, 5, 8, 9, 10 और 7। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? स्टार लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न। और सैटर्न के पास कौन से नंबर्स है? 12, 4, 8, 9। 12, 4, 8, 9। और जुपिटर का सब लॉर्ड कौन है? सन। सन। और सन का नक्षत्र लॉर्ड वापस सन। बराबर। अभी हम देखेंगे एस्पेक्ट कंजंक्शन किसके ऊपर किसका है, क्योंकि ये तो अभी आपको याद ही होगा किस तरीके से हम उसके ये नंबर्स निकालते हैं। तो पहले ये देखेंगे जुपिटर टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। जुपिटर अनटेनेंटेड है, तो जुपिटर के ऊपर किसकी एस्पेक्ट दृष्टि कंजंक्शन देखना पड़ेगा? सैटर्न का देखना पड़ेगा। सूर्य भी अनटेनेंटेड है तो सूर्य का भी देखना पड़ेगा। तो अभी आपने निकाल के रखा है तो बताइए। हाँ, तो जुपिटर की स्क्रिप्ट के अंदर एक तो जुपिटर अनटेनेंटेड है, तो वो मैंने मार्क कर दिया। दूसरा आपने बताया 6 नंबर है, जुपिटर अनटेनेंटेड है, 6 नंबर है। और जुपिटर का एस्पेक्ट कंजंक्शन जुपिटर के ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, जुपिटर के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। फिर सैटर्न के साथ में सैटर्न का भी कोई नहीं है। सैटर्न का भी कोई नहीं है, क्या बात है। सैटर्न का भी कोई नहीं है, ठीक है। सूर्य के साथ वो अनटेनेंटेड है, वो चेक नहीं किया है आपने। मर्क्यूरी कंजंक्शन में है। सेमी सेक्सटाइल वीनस है, लेकिन मर्क्यूरी तो हमको पक्का लेना पड़ेगा क्योंकि वो कंजंक्शन में है। और मार्स का 30 का एस्पेक्ट है, वो पॉजिटिव है। वीनस का भी पॉजिटिव है। और मर्क्यूरी, तो मार्स, वीनस और मर्क्यूरी को गिनेंगे। सबसे पहला देखते हैं मार्स। इसको मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, मार्स, वीनस और मर्क्यूरी। तो मार्स के नंबर है 3, 2, 1, 4, 6, 11। वीनस का जो नंबर है 3, 2, 1, 4, 5, 12। 3, 2, 1, 4, 5, 12। एंड मर्क्यूरी का नंबर है 3, 1, 4। 3, 1, 4। अभी आपको मैंने वो भी समझाया था कि एकदम पावरफुल कौन से है वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। ए वाली कॉलम के अंदर जो है वो सब हम ले लेंगे। तो डी वाले को हम पहले कैंसिल कर देंगे। तो शुक्र के अंदर डी में कौन है? 5 और 12 है। फिर मर्क्यूरी के अंदर 1 और 4। मंगल में 6 और 11। बस, बाकी तो सब ए बी सी में से है, तो वो तो उसके स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। चलो अभी इसको हम एनालाइज करते हैं कि क्या ये कुंडली के अंदर ये जो है जुपिटर 5th कस्पल सब लॉर्ड वो संतान प्राप्ति को दिखाता है। तो सबसे पहला मुझे बताइए संतान प्राप्ति के पॉजिटिव नंबर्स कौन से? 5, 2, 5, 2, 11। 5 एंड 11 अगर ये नंबर है 5th कस्पल सब लॉर्ड की स्क्रिप्ट के अंदर तो संतान प्राप्ति होगी। अभी जुपिटर है, जुपिटर अनटेनेंटेड है, तो उसका 5 नंबर में ले लूंगा, ये काउंट होगा। सबलॉर्ड नक्षत्र लेवल के ऊपर नेगेट हो रहा है, और नेगेटिव नंबर कौन से? 1, 4, 10। दूसरा नेगेटिव कॉम्बिनेशन 1, 4, 8, 1, 4, 12, ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन। तो यहां पर नेगेट हो रहा है, 4 नंबर आ रहा है। सूर्य वो भी अनटेनेंटेड है, तो सूर्य के ऊपर अनटेनेंटेड है तो हम एस्पेक्ट कंजंक्शन गिनेंगे। सबलॉर्ड लेवल पे सूर्य है, बहुत पावरफुल। सबलॉर्ड लेवल मेन फाइनल होता है, तो क्या दिखा रहा है? 2 नंबर दिखा रहा है। 1 और 4 नेगेटिव भी है, लेकिन 2 नंबर पॉजिटिव भी है। और उसका जो नक्षत्र, उसके साथ में जो कनेक्शन है सूर्य का है,
और सॉरी मर्क्यूरी का है और शुक्र का है, तो यहाँ पर 2 नंबर फिर से पॉजिटिव है, 1 और 4 सेम है, तो नेगेटिव वाले भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, और ये मर्क्यूरी ये खाली 3 है, इसको छोड़ दो। तो इधर यहाँ पर अपने पास कौन सा हो गया, 3 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, 3, 2, 1 और 4। तो क्या लगता है, आप क्या कहोगे, ये कुंडली के अंदर चाइल्ड बर्थ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सब लॉर्ड लेवल पे 2 है तो हो सकता है। हो सकता है, सब लॉर्ड लेवल पे 2 नंबर है और नक्षत्र भी 2 नंबर को दे रहा है, तो चाइल्ड बर्थ हो सकता है। नेगेट करता है, 1 और 4 है, नेगेट वाले बराबर है, लेकिन 8, 8, 12, 8, 6, 10, 12 इतने खराब नेगेटिव नंबर नहीं है। खाली नेगेटिव होता है, खाली नेगेट कर रहा है तो क्या है, थोड़ी बहुत दिक्कत, थोड़ी बहुत स्ट्रगल होती है, बट अल्टीमेटली हो जाता है। अब क्योंकि ये कुंडली आप ही की है, तो आप बताइए सबसे पहली बात, तो क्या अच्छा पहला एक बताइए, जो फर्स्ट संतान थी वो डिलीवरी आपकी नॉर्मल थी या फिर सीजर थी? नॉर्मल डिलीवरी, बराबर। देखो सब लॉर्ड लेवल के ऊपर, नक्षत्र लेवल के ऊपर, एक तो यहां पर कहीं पर भी 8, 12 नहीं, 8 नंबर नहीं आ रहे, पहली बात। दूसरा, वो टाइम पे कौन सा दशा पीरियड चल रहा था वो भी देखना पड़ेगा, चलो वो भी देखते हैं। 6/6/2000 पे आपका सैटर्न चालू था। देखो सैटर्न के टाइम पीरियड के अंदर क्या है, 2/11 आ रहा है, वो टाइम पीरियड पे ही हुआ। तो संतान प्राप्ति के लिए स्टैटिक प्रॉमिस में भी चाहिए 2, 5, 11, और जब दशा आती है डायनामिक प्रॉमिस उसमें भी 2, 5, 11 चाहिए। तो क्या है आपकी कुंडली में, 2, 11 चल रहा था, संतान प्राप्ति हो गई। कहीं पर भी वो दशा में 8 नंबर है, 8 नंबर नहीं है, तो सीजेरियन नहीं हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ। अच्छा, सीजेरियन केतु और मंगल भी करवाते, तो कहीं पर भी केतु है नहीं है, मंगल है नहीं है, क्योंकि शनि पहले खुद है, शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु सब लॉर्ड है और उसका मंगल है, बट मंगल खाली नक्षत्र लेवल पे है, लेकिन 2 और 11 लेकर बैठा है। इधर दशा में देखो, इधर दशा में जो टाइम पे बच्चा हुआ, डॉटर हुई, वो टाइम पे सैटर्न, राहु और मंगल में भी, लेकिन खाली कारक तत्व के हिसाब से इधर 8 नंबर 12 नंबर ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 और 11 है ऊपर से, तो संतान प्राप्ति हो गई। और यहाँ पर भी हमने देखा कि 5 नंबर दिखा रहा है। अब 5 नंबर देखो जुपिटर की स्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रांगली है कि वीक है, तो बी लेवल पे है तो स्ट्रांग है, बराबर, तो वो भी एक चीज हो गई। तो स्ट्रांग नंबर दिखा रहा है, नक्षत्र पे थोड़ा नेगेट हुआ, लेकिन सब लॉर्ड ने फाइनल क्या बोला, संतान हो जाएगी। और खाली 4 नंबर है तो एकदम नेगेटिव नहीं है, मतलब खाली एक ही नंबर, अभी जैसे रिलेशनशिप है 7 नंबर से हम देखते हैं, खाली 6 आ गया तो एकदम नहीं कि खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट, छोटी मोटी मगजमारी वो सब चलता रहेगा, लेकिन जब उसको दूसरे किसी नेगेटिव नंबर का सपोर्ट मिलेगा तो उसका पावर बढ़ जाएगा। यहाँ पर इसको सपोर्ट नहीं मिला, 1 और 4 आके रुक गया, बट साथ में 2 नंबर बहुत स्ट्रांगली है, पावरफुल है, तो उसकी वजह से संतान प्राप्ति हो गई। बोलो, इसमें कोई डाउट? कभी कभी आप बोलते हो ना कि 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर होता है तो वो पावरफुल होता है, कोई 1 नंबर का वर्क नहीं करता है, तो इसमें 2 एक ही बार है और ये 2 नंबर है नेगेटिव नंबर, बराबर। इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है जो मैंने ऑलरेडी बताया था, कोई भी घर के लिए एक होता है उसका प्राइम हाउस। जब प्राइम हाउस की नेगेशन होती है, यानी कि अगर मैरिज की बात करूं तो 7th हाउस उसका प्राइम हाउस है, संतान की बात करूं तो 5th हाउस प्राइम हाउस है, प्रॉपर्टी की बात करूं तो 4th हाउस उसका मेन हाउस है, प्राइम हाउस, और ये सब सपोर्टिंग हाउस है। तो जब प्राइम हाउस को नेगेट करता है कोई नंबर और उसके साथ में 8, 12, समझो ये 5 है तो उसको नेगेट किया, उसके साथ में 8 और 12, तो ये भयंकर खराब हो जाता है। कोई भी 2 नंबर का मतलब मेरा क्या है, 6, 8, 12 जनरल नेगेटिव नंबर है हमारे लिए, तो इसमें से कोई भी 2 नंबर साथ में मिल जाए, मान लो 1, 4 के साथ में 6, 12 आ गया, 8, 12 आ गया, तो प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी ये सिंपल इतना सही है तो उसमें होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और 1 और 4 तो है, लेकिन साथ में 2 नंबर है, ये चीज आप समझो मेन, साथ में 2 नंबर भी है और दोनों लेवल के ऊपर है, तो वो अपना काम करेगा।
यहाँ पर अगर 8 होता साथ में 12 होता, 6 और 8 होता, 6 और 8 होता तो मैं क्या सजेस्ट करता, 6 और 8 है तो वीक है प्रॉमिस, लेकिन 6 और 8 होता तो मैं क्या सजेस्ट करता, भाई आप मेडिकल ट्रीटमेंट करो और बच्चा वो सीजेरियन से आप डिलीवरी करवाओ। 8 नंबर सीजेरियन का है और 6 नंबर मेडिकल ट्रीटमेंट का है, बट वो सारी चीज नहीं है तो ना तो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट की होगी, नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, सिंपल, बराबर। प्राइम नंबर जो है ना उसको ध्यान रखना है, मेन वो नेगेट होता है और उसके साथ में उसको 2 नेगेटिव नंबर मिल जाते हैं तो वो बराबर बर्बाद करता है। मतलब प्राइम हाउस के साथ 6, 8, 12 मतलब कोई भी एक नंबर भी उसके हाँ। साथ नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव असर करता है। वो ये सिंगल एक नंबर वो इतना ये खाली 5 को इसने नेगेट किया, बट वो नेगेट किया तो साथ में 2 भी तो आ गया। हर एक नंबर अपना काम करेगा। दूसरा, प्राइम हाउस तो नेगेट होता ही होता है, लेकिन 6, 8, 12 हमेशा हम नेगेटिव नहीं गिनते हैं, वो भी ध्यान रखना। क्योंकि अगर किसी को इनहेरिटेंस में पैसा चाहिए तो उसको तो 8 नंबर एक्टिव होना जरूरी है, तो ही पैसा आएगा, बाकी नहीं आएगा पैसा उसको। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड होता है, उस हिसाब से देख के हमें लेना पड़ता है। हाँ, नॉर्मल कोई पूछे ओनली 8 हाउस कैसा, तो हम कहेंगे खराब, लेकिन 8 के साथ में 11 आ गया तो अच्छा, क्योंकि 8 नंबर वारसा है, मतलब कि इनहेरिटेंस है, 11 नंबर इच्छा पूर्ति का है, वो इच्छा पूर्ति हो जाएगी उसकी। अभी कोई बोलता है कि मुझे तो डिटेक्टिव का काम ही करना है, सीआईडी का काम करना है, तो उसके दशा में जितना 8 नंबर आएगा उतना वो अच्छा काम कर पाएगा, इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा करेगा। इंश्योरेंस वाले के लिए 8 नंबर बहुत अच्छा है, बट जो भी 8 की अच्छी क्वालिटी है वो जब एक्टिव होती है तो साथ में नेगेटिव भी एक्टिव होती ही होती है। कोई एक जगह पे उसको बेनिफिट होता है, एक जगह पे उसको तकलीफ होती है। इन जनरल 6, 8, 12 खराब, लेकिन हमेशा खराब नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना। दूसरे एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर ही गलती करके बस वही पकड़ते रहते और लोगों को डराते रहते, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी ये खाली नेगेट हो गया तो उससे कुछ खराब नहीं हो जाता है, नेगेट हुआ थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी वो टाइम पे, बट उतनी भी नहीं कि संतान हो ही ना। दूसरा, हम संतान प्राप्ति के प्रॉमिस के लिए क्या चेक करेंगे कि प्लैनेट का कस्पल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड बैरन साइन में है कि कौन सी साइन में है। तो अभी यहाँ पर जो जुपिटर है कस्पल सब लॉर्ड, वो वृश्चिक राशि में है, 8 नंबर की राशि में, फर्टाइल राशि है, बराबर है। देखो आपकी कुंडली में देखा ना, 8 नंबर में बैठा है जुपिटर, तो कौन सा हो गया, फर्टाइल हो गया। अभी ये चाहे कितना भी नेगेट करे ये उतना खराब नहीं होगा, क्योंकि ये फर्टाइल राशि में बैठा है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया रूल। अभी सैटर्न है, सैटर्न उसका नक्षत्र लॉर्ड है। सबसे पहला तो देखो ये अनटेनेंटेड है और ये खुद ही फर्टाइल राशि में बैठा है, तो यहाँ पर क्लीन ग्रीन सिग्नल मिल ही गया उसको। फिर भी हम नक्षत्र को देखें, सैटर्न 7 नंबर की राशि में बैठा है, तो न तो वो बैरन है न फ्रूटफुल है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल तो अपना काम करेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है। ये मेन जो है अनटेनेंटेड होके फर्टाइल में बैठा है, उसने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। आई बात समझ में? हो गया पॉइंट क्लियर। चलो अभी इसको रहने देते, साथ में अभी सेकंड चाइल्ड, यानी क्योंकि आपकी 2 डॉटर है तो हम अभी सेकंड चाइल्ड का प्रॉमिस देखते हैं। सेकंड चाइल्ड के लिए कौन सा घर देखेंगे? 7 नंबर। तो अभी बताइए 7th कस्पल सब लॉर्ड कौन है आपकी कुंडली में? वीनस। मैं ये पेन चेंज कर लेता हूँ। 7th कस्पल सब लॉर्ड है वीनस। वीनस के पास कौन से, वीनस की स्क्रिप्ट है आपके पास? हाँ बोलो नंबर। 3, 2, 1 4, 5, 12 ये हो गया वीनस। वीनस अनटेनेंटेड है। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी, बराबर। हाँ, कंजंक्शन है उसका। अच्छा हाँ, मैं लेता हूँ, चलो पहले मर्क्यूरी का बोल दो। मर्क्यूरी 3, 1, 4। 3, 1, 4। हाँ, मंगल का कंजंक्शन बोल दो, वीनस का। वीनस का मंगल 3, 2, 1 4, 6, 11। तो ये तो 3, 2, 1 4 तो आ ही गया, 6 और 11 बचा। चलो ठीक है। मर्क्यूरी के साथ में कोई है? मर्क्यूरी के साथ में सन है। नहीं, अच्छा कंजंक्शन। ओके, सन है, उसका नंबर 3 नंबर। ठीक है, वो आ गया। 13 एस्पेक्ट है, 13 वीनस है, सेम 3, 2, 1 4, 5, 12। बराबर, तो उसमें 2, 4 है ना मेन? 2, 4 है मेन। 2, 4 चलो। सब लॉर्ड है सैटर्न
12 4 8 9 5 12 4 8 9 5 और सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड राहु। टू 12 6 11। आपने 3 स्टेप ही किया है, मैंने ये 4 स्टेप किया। समझ में आया होगा आपको? हाँ समझ में आया, बट मैं वही देख रही हूँ कि इसमें 3 ही है, आप 4 कर रहे हैं। मैं 4 स्टेप लेके मैंने किया, तो आपको समझ में तो आया ही होगा वो चीज। अभी इसका स्टैटिक प्रॉमिस हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला तो वीनस अनटेनेंटेड है, तो वीनस अनटेनेंटेड होके सेकंड चाइल्ड के बारे में हम देख रहे हैं। तो कौन से घर चाहिए हमें सेकंड हाउस, सेकंड चाइल्ड के लिए? 2 7 11। 2 7 11। तो इसमें वीनस के पास 2 नंबर है। हाँ। अच्छा, हम और स्ट्रॉन्ग नंबर भी फाइंड आउट कर लेते हैं इसके। तो वीनस के पास 3 और 2 है, उसके वीक नंबर कौन से है? 5 और 12। तो मैं 5 और 12 को भी निकाल देता। उसी तरीके से मर्क्यूरी में है 1 और 4, लेकिन मर्क्यूरी में कंजंक्शन से वापस उसको 4 मिल रहा है। फिर सैटर्न के अंदर जो है 8 और 9, और राहु में कोई नहीं है, सब पावरफुल है क्योंकि डी खाली है। ठीक है, तो अभी शुक्र का अगर हम देखते हैं तो ये 2 नंबर है, तो 2 7 11 में से तो 2 मिल गया उसको, एक चीज क्लियर हो गई। मंगल के कंजंक्शन के हिसाब से 11 नंबर भी मिल गया, वो भी चीज क्लियर हो गई। अभी जैसे ही शुक्र है साथ में मंगल है, तो तुरंत अपनी स्ट्राइक होनी चाहिए कि मंगल है तो कहीं ना कहीं सीजेरियन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मंगल ये दिखा है। अभी मर्क्यूरी वापस 2 नंबर है। हाँ, इसके नेगेटिव नंबर कौन से? सेकंड चाइल्ड न होने के नंबर 7 को नेगेट करता है। 6 10 और 1 प्लस 8 और 12। अभी आया सैटर्न सबलॉर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट 5 नंबर जनरल संतान प्राप्ति का है, वो तो दे रहा है 5th हाउस संतान का। नेगेट वाले कोई नंबर है, 4 नंबर है, लेकिन वो 5th है तो नेगेट है, बाकी तो नॉर्मल है, न्यूट्रल है। इसको तो कोई लेना देना नहीं है नेगेटिव नंबर से, खाली 12 नंबर है, तो एक ही नेगेटिव, साथ में एक संतान प्राप्ति का पॉजिटिव। ये यहां तक कि अगर आप देखो जो आपने लिखा है उसमें भी देखो तो प्रॉमिस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, प्रॉमिस मिल रहा है। अब ये मैंने एक स्टेप आगे स्टडी किया उसको, तो एक स्टेप आगे जाता हूं तो क्या है? 2 11 कंप्लीट है, 12 नंबर है, एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव, और 6 नंबर मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट या थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ी होगी, या थोड़ा बहुत बच्चे के संतान के प्राप्त जन्म के समय पे थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ी हर्डल्स ऐसा कुछ रहा होगा। बट मेन नंबर पॉजिटिव है, 2 और 11 है, फर्स्ट क्लास। और अगर सबलॉर्ड लेवल पे भी देखे तो 5 नंबर तो है ही है। तो अभी आप क्या कहोगे? चलो सब, अभी तक आपकी बुक में आपने सबलॉर्ड तक ही किया है, तो हम यहाँ तक ही पकड़ते हैं, और यहाँ तक पकड़ोगे तो आप क्या कहोगे? संतान का प्रॉमिस है कि नहीं है? यहाँ स्ट्रांगली है, यहाँ स्ट्रांगली है, 2 और 11 अनटेनेंटेड है, एकदम स्ट्रांग हो गया। ये इधर नक्षत्र ने भी हाँ बोल दिया, सबलॉर्ड ने भी 5 नंबर से हाँ बोल दिया, चाइल्ड हो जाएगा। संतान का नंबर है ना 5 नंबर, तो कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। 7 होना जरूरी नहीं है, 5 होगा तो भी 5 होगा तो भी मिल सकता है, क्योंकि वो संतान का जनरल नंबर है। 5 नंबर संतान का हाउस है, 5th हाउस, उसके लिए। और 7 नंबर जरूरी नहीं है, क्योंकि इधर 2 और 11 आ गया है ना। हाँ वही सबलॉर्ड लेवल पे 7 हो वैसा जरूरी नहीं, 5 नहीं, उसमें से कोई भी नंबर, सपोर्टिव नंबर कोई भी एक चाहिए। और अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो बेस्ट हो जाता है। अगर नहीं है, सपोर्टिव नंबर भी है तो वो काम कर देता है। तो एक ये चीज हो गया। अगर नक्षत्र को पकड़ता हूं तो 1 मिनट में क्लियर ही हो गया आंसर, सीधा सब नक्षत्र पे 2 11 है, खत्म। एक बात। दूसरा जो मेरा जजमेंट था, जो मैंने कहा कि शुक्र के साथ में मंगल का कंजंक्शन है, शुक्र अनटेनेंटेड है, मंगल सर्जरी का कारक है, मैटरनिटी की यानी कि डिलीवरी की बात चल रही है, तो ये सीजेरियन को दिखाता है। तो क्या सीजेरियन हुआ था? सेकंड के टाइम पे नहीं हुआ था। ओके, अभी दशा देखते हैं कि दशा, अभी बर्थ डेट अक्टूबर में है, अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 इसके बीच में आएगा। यानी शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा और जुपिटर का प्रति अंतरदशा।
अभी मैं पहले तो बूथ को पकड़ता हूं। देखो मर्क्यूरी में भी है, कहीं पर भी दशा के अंदर मंगल है वही सेम 2 और 11, बट बाकी कोई जगह पे कुछ कनेक्शन नहीं है। और संतान प्राप्ति का जो नंबर है 2 और 11 वो आ रहा है, तो वही टाइम पे संतान हुआ। दोनों संतान तभी हुए जब ये नंबर एक्टिव हुए। तो जो पॉजिटिव नंबर हमें चाहिए वो नंबर जब दशा में एक्टिव होंगे तब भी वो चीज प्राप्त होगी। और वो जो चीज है वो मिलेगी कि नहीं वो स्टैटिक प्रोमिस से पता चलेगा। स्टैटिक प्रोमिस से फाइंड आउट कर लिया कि 2-11 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है और 7th कस्पल सबलॉर्ड को हमने पकड़ा है। तो जब 7th कस्पल सबलॉर्ड 2 और 11 दिखा रहा है तो फैमिली बनने का दिखा रहा है, इच्छा पूर्ति दिखा रहा है, संतान दिखा रहा है, तो तुरंत उधर से क्लियर हो गया। मंगल का कनेक्शन आया तो हम कह सकते हैं कि सिजेरियन होगा या तो फोर्सेप्ट हुआ होगा या तो ये अबॉर्शन, लेकिन अभी तो संतान प्राप्ति हो गई तो अबॉर्शन का सवाल नहीं है। तो ये एक चीज क्लियर हो गई। और जब दशा के अंदर हमने टाइम पीरियड देखा तो वो टाइम पीरियड उसको सपोर्ट कर रहा है। बराबर, बोलो कुछ सवाल है? ऑपरेशन नहीं हुआ बट वो स्टिचेस लेते हैं वो भी मंगल में आता है। फोर्सेप्ट, तो इसका मतलब फोर्सेप्ट हुआ ना, तो मंगल आ गया ना। कोई भी जगह पे कट लगा ना समझो बॉडी पे तो मंगल और केतु आएगा। केतु लेकिन क्या करता है वो बॉडी के पार्ट को जड़ से निकाल के बॉडी का पार्ट हो या जो भी उसको डिटेच कर देता है। मंगल डायरेक्ट डिटेच नहीं करता है, वो कट मार के जाता है। तो कट आएगा ही। तो कट आया ना तो हो गया, मंगल ने अपना काम कर दिया। अच्छा, अभी वही प्रॉमिस के कंफर्मेशन के लिए हम पहले क्या करेंगे, शुक्र देखेंगे बैलेंस साइन में बैठा है कि कहां पर बैठा है। देखो शुक्र बैठा है 4 नंबर की राशि में, फर्टाइल राशि है 4, 8, 12 अच्छी राशि है, तो शुक्र उधर बैठा है। और मर्क्यूरी 5 नंबर में बैठा है। मर्क्यूरी देखो एक नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव कौन सा है? 1, 5, 3 और 9, ये बैलेंस साइन है। मर्क्यूरी वहां पर बैठा है 5 नंबर में, लेकिन वीनस जो है खुद अनटेनेंटेड है और 4 नंबर में बैठा है, तो उसने संतान दे दिया। अच्छा, नेगेट कब होता, मतलब संतान प्राप्ति नहीं कब होती? ये शुक्र भी जो है, शुक्र टेनेंटेड होता और शुक्र खुद भी बैठा होता बैलेंस साइन में और नक्षत्र भी बैठा है बैलेंस साइन में, तो रिजेक्ट। बट यहां पर तो अनटेनेंटेड और 4 में बैठा है, इनफ है इतना तो संतान के लिए। और ये मर्क्यूरी जो है वो बैठा है बैलन में, लेकिन उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वीनस यहां पर बहुत पावरफुल है। तो इस तरीके से हम एकदम आसानी से प्रॉमिस निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको जजमेंट हम ले सकते हैं। बोलो अभी आपको कोई दिक्कत है? यहाँ तक जो हमने एक्सप्लेन किया, जो बातचीत की, उसके अंदर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? बराबर। और जैसे मैंने कहा था कि फीमेल की कुंडली को ही स्टडी करना है, इसके लिए आपकी डॉटर के केस में मैंने सीधा आप ही का कुंडली ओपन किया। तो क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है अभी? ठीक। अभी हमने एक जो एग्जांपल लिया वो आपकी खुद की कुंडली का लिया, तो आपको पूरा समझ में आया। अभी ये जो मेरे क्लाइंट है जिनका मैंने ऑलरेडी कंसल्टेशन किया हुआ है जुलाई मंथ में, उनके कुंडली से हम लेते हैं और उनकी जो डिटेल मैंने ली है, डॉटर का जो बर्थ है, मतलब पहला सन है, सन की बर्थ डेट है 21 जून 2005 और डॉटर है वो है 21 जनवरी 1999। अभी हम इसको स्टडी करते हैं। 5th कस्पल सबलॉर्ड है केतु। केतु के पास नंबर कौन से है? 3 और 7। 3 और 7। केतु के पास है 3, 7। केतु अनटेनेंटेड है। केतु का नक्षत्र लॉर्ड है सूर्य। सन में है 1, 3, 6, 7। सब लॉर्ड मर्क्यूरी 1, 3, 2, 9, 4, 5। 1, 3, 2, 9, 4, 5 और मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड मंगल 3, 1, 4, 5, 2, 9।
मर्क्यूरी टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड नहीं, खाली केतु है। केतु के ऊपर किसी का एस्पेक्ट कंजंक्शन कुछ नहीं है। फिर सूर्य नक्षत्र पे है, उसका एस्पेक्ट कंजंक्शन देखेंगे तो सेक्सटाइल है, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट है चंद्र, मंगल और जुपिटर का। चंद्र, मंगल, जुपिटर। फिर मर्क्यूरी कंजंक्शन सेक्सटाइल, यानी जुपिटर पॉजिटिव है, जुपिटर पॉजिटिव नहीं, लेकिन मर्क्यूरी टेनेंटेड के अनटेनेंटेड, मर्क्यूरी का काउंट नहीं होगा क्योंकि मर्क्यूरी टेनेंटेड है। और मंगल पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी पावरफुल नंबर कौन से है वो जरा देख लेते हैं। मंगल में 2 9, मर्क्यूरी के पास 4 5, चंद्र का 4 5, मंगल का वही 1 4 5, तो वही 4 5 वापस आ गया। जुपिटर का 10 11 निकाल दो तो वापस 4 5 आ गया, 4 5 4 5 4 5 सब जगह पे। ठीक है, और केतु ऑक्यूपेंसी में डबल कौन है, सैटर्न है, और यहाँ पर मर्क्यूरी। सन का 7 नंबर निकल गया, 7 में बैठा है वो। नहीं, 7th हाउस खाली है ना, 7 जो खाली है वो रखेंगे ना हम। हाँ। जो खाली है वो रखना है। अभी 4 और 5 यहाँ पर निकाल दिया तो 5 नंबर में तो शुक्र बैठा है तो वो चला गया, और 4 भी चला गया, चलो ठीक है। और यहाँ पर 2 और 9, सेकंड में बहुत सारे प्लैनेट है, 9 में राहु बैठा है तो वो बराबर है। लेकिन जो खाली होगा याद रखना, डी लेवल के ऊपर जो है वो डायरेक्ट निकल नहीं जाएगा, अगर खाली होगा तो उसको रखना है, अगर वो कोई बैठा है तो ही वो निकलेगा। केतु 5th कस्पल सब लॉर्ड 3 और 7, 5th कस्पल सब लॉर्ड पॉजिटिव नंबर 2 5 11, नेगेटिव 1 4 10 8 12, 5 नंबर नक्षत्र पे मिल रहा है, केतु अनटेनेंटेड है, लेकिन 3 7 है उसमें और कुछ नहीं है। सूर्य 5 नंबर दे रहा है, 5 5 5 कंजंक्शन से आ रहा है 5 नंबर। मर्क्यूरी टेनेंटेड है, 2 नंबर दे रहा है, और मंगल नीचे 5 नंबर दे रहा है। आपके हिसाब से अभी जो मैंने आपको सिखाया उधर तक भी अगर आप देखते हो तो आ रहा है प्रॉमिस कस्पल सबलॉर्ड तक। ये मैंने एक स्टेप आगे थोड़ा स्टडी किया है, तो अभी मैं नक्षत्र भी लेके देखता हूँ कि क्या होता है, अभी थोड़ा सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उससे भी आ रहा है आंसर। यहाँ तक तो एकदम प्रॉमिस क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। बराबर। अब केतु कौन सी साइन में बैठा है, जजमेंट फाइनल करने के लिए ये सबसे पहले देखना है, संतान प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, बैरन साइन का खास देखना है। केतु बैठा है 2 नंबर की राशि में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सूर्य जो है सूर्य भी 2 नंबर राशि में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संतान का है सुख, मतलब फर्स्ट चाइल्ड होगा उसका प्रॉमिस तो दिखा रहा है। अब टाइम पीरियड 21 जनवरी 1999, चंद्र की अंतर्दशा, चंद्र में आ रहा है नीचे 5 नंबर। हाँ। यहाँ पर भी सबलॉर्ड पे भी 5 है लेकिन साथ में 8 है, नीचे 5 है 4 है 12 है, यानी डेफिनेटली इनका, और सैटर्न नंबर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सीजेरियन हुआ होगा, पक्की बात। नंबर है ना 8 नंबर 12 नंबर, 5 नंबर तो है नीचे, बट 4 और 12 भी है साथ में। वही बोल रहा हूँ ना, सीजेरियन हुआ होगा दशा के हिसाब से। तो सर्जरी का तो 8 नंबर है, वो आप 8 नंबर सर्जरी का, 12 नंबर हॉस्पिटल का। अच्छा ऊपर 8 नंबर है, ऊपर 8 है ना सबलॉर्ड पे,
बट साथ में 5 भी है, 5 भी है। तो संतान तो होगा, खाली 8 नंबर है तो सर्जरी से होगा और क्या। अगर 8 के बदले 4 होता तो हम सोच सकते थे कि भाई मेन जो प्राइम हाउस है वो नेगेट हो गया और साथ में 8 नंबर बैठ गया उसके, समझे। हाँ। बट यहाँ पर 5 नंबर तो है ही है, 5 है, 7 साथ में 8 है, नीचे भी उसी तरीके से ऐसा ही है, 4 और 12 लेकिन साथ में 5 है, तो वो टाइम पे संतान प्राप्ति डेफिनेटली हो सकती है। खाली 8 और 12 का क्या रोल आएगा, सर्जरी का रोल आएगा, सिजेरियन का रोल आएगा। अब 2005 में उनका लड़का है, तो 7th कस्पल सब मर्क्यूरी नहीं, 7th है मार्स। ये रहा, देखो 7th कस्पल सब लॉर्ड है मार्स। मार्स का नंबर है 3 1 4 5 2 9। मार्स का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी। मार्स का नक्षत्र लॉर्ड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के पास है 1 3 2 9 4 5, 1 3 2 9 4 5। फिर सब लॉर्ड वापस मर्क्यूरी, 1 3 2 9 4 5 और मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड वापस मार्स, 3 1 4 5 2 9। ये तो पहली बेसिक स्क्रिप्ट हो गई। अब मंगल टेनेंटेड अनटेनेंटेड, मंगल और बुध दोनों टेनेंटेड है। यहाँ पर मंगल की जरूरत है, यहाँ पर बुध, दोनों टेनेंटेड है। नक्षत्र के ऊपर ही खाली देखना पड़ेगा। सेक्सटाइल यानी कि जुपिटर पॉजिटिव है मर्क्यूरी के साथ में प्लस जुपिटर, और मंगल में कोई नहीं है। जुपिटर के पास नंबर्स कौन से हैं, 3 1 4 5 10 11, 3 1 4 5 10 11। तो अब पावरफुल नंबर निकाल लो पहले। मंगल तो रहने दो, उसको मर्क्यूरी का सीधा चेक करते हैं क्योंकि मंगल टेनेंटेड है। मर्क्यूरी में 4 और 5, 5 नंबर में वीनस बैठा है, 4 में सैटर्न बैठा है, तो एक बार इसको निकाल सकते हैं। वापस ये मर्क्यूरी पे आया सब लॉर्ड लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर सेम 4 और 5 को निकाल दिया। जुपिटर का देखो, जुपिटर का 11th हाउस खाली है, 10th हाउस खाली है, तो दोनों एज इट इज रहेंगे, बराबर है। और वापस मंगल पे आते हैं। अब इधर मंगल का फाइनल देखना पड़ेगा। मंगल पे 2 और 9, तो 2 सेकेंड हाउस तो खाली है, 9th हाउस में राहु है, तो राइन निकाल दिया खाली। आया समझ में। तो अब प्लैनेट नक्षत्र में 2 नंबर आ रहा है, 9 नंबर भाग्य का है, सपोर्ट का है, नेगेटिव तो है नहीं। सब लॉर्ड हाँ बोलता है, सब लॉर्ड 9 नंबर से हाँ बोल रहा है, और सब लॉर्ड 10 और 11 भी दिखा रहा है, प्लस 5 नंबर भी दिखा रहा है। तो 2 5 और 11 सेकेंड नंबर फैमिली का, 5 नंबर जनरल कॉमन भाव संतान का, 11 नंबर इच्छा पूर्ति। तो यहाँ पर सब लॉर्ड पे हाँ बोल दिया, इधर तक खत्म जो अभी तक आपने सीखा है। और एक स्टेप हम स्टडी करते हैं आगे, तो 5 नंबर तो आ रहा है, 2 नंबर भी आ रहा है, तो प्रॉमिस है, लेकिन है फाइनल बोलने से पहले बैरन साइन में है कि नहीं वो देखने का। तो अभी मंगल 12 नंबर की राशि में, फर्टाइल राशि। इधर देखो, इधर ऊपर देखा मैंने। हाँ, और मर्क्यूरी 2 नंबर राशि में, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉमिस क्लियर हो गया। अब आते हैं दशा के ऊपर। 21/6/2005 शुक्र की महादशा, जुपिटर की अंतरदशा। जुपिटर की अंतरदशा 3 और 4, 21 जून 2005,
21 जून 2005। चंद्र की प्रत्यंतर दशा थी, जुपिटर की अंतरदशा, चंद्र की प्रत्यंतर दशा। देखो सेम है 5, 8, 4, 5, 12। कॉम्बिनेशन। हाँ, और जुपिटर के अंदर देखो कहां पर भी नहीं है ना 3 और 4, वहां पर नहीं। 7 नहीं है, 5 नहीं है, 2 नहीं है, 11 नहीं है, फिर भी संतान हुआ ना। उसका एक मेन सीक्रेट है जो मैं आपको आगे दशाओं के टाइम पे समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा तो टॉपिक चेंज हो जाएगा, बट वो उसका मेन रीजन है।